हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में दोस्तों आईएनआईएफएस के मॉड्यूल सी को आइए हम लोग रिवाइज करते हैं, कीवर्ड्स को समझते हैं। पूरे इंटायर आप मॉड्यूल को देखेंगे तो क्या क्या कीवर्ड्स हैं उसको दोस्तों आपको एक टेबलर फॉर्मेट में समझाया जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कंसेप्ट का कॉलम है, कि उसके कीवर्ड का कॉलम है, फिर की पॉइंट्स हैं और उसको याद रखने का ट्रिक है लास्ट कॉलम में। तो इंटायर मॉड्यूल को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका कवर हो जाएगा। यदि आप इसे कवर कर लेते हैं दोस्तों, यदि इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो निश्चित रूप से मॉड्यूल से कहीं से भी सवाल आएगा, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, आसानी से आप उस पर कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग इनफॉर्मल सिस्टम की। राइट, आपको पता होगा 2 तरह के सिस्टम होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो लेट्स स्टार्ट विद द इनफॉर्मल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यह सोशल बेस्ड और अनरेगुलेटेड होता है। यहां लिखा है इन्होंने सोशल बेस्ड है और अनरेगुलेटेड है, मतलब कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, कॉस्ट कम है, स्ट्रक्चर लूज है, रूरल एरिया में सबसे ज्यादा यूज होता है ये। इसका डेटा पॉइंट देखिए ना, नो रेगुलेशन, लो कॉस्ट, अनस्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट, लो डिफॉल्ट और रूरल यूज। तो दोस्तों इसको याद रखने का तरीका है सोशल सर्कल सिंपल सिस्टम। ठीक है, सोशल सर्कल सिंपल सिस्टम। इसके कंपोनेंट्स की बात कर लें तो देखिए मनी लेंडर, ट्रेडर, रिलेटिव, चिट फंड। ठीक है, तो ये सब के सब, जैसे देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है ट्रेडर, रिलेटिव, एसोसिएशन, फंड, ब्रोकर, चिट फंड, ये सब के सब इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फिर बात करिए तो इनफॉर्मल की बात हो गई। राइट, सोशल बेस अनरेगुलेटेड होता है। यदि हम फॉर्मल सिस्टम की बात कर लें, इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्मल सिस्टम, तो दोस्तों फॉर्मल सिस्टम यह ऑर्गेनाइज और रेगुलेटेड होता है। तो इनफॉर्मल हमारा इनऑर्गेनाइज है, अनरेगुलेटेड है। फॉर्मल हमारा ऑर्गेनाइज होता है और रेगुलेटेड होता है। राइट, तो दोस्तों ये इकोनॉमिक का बैकबोन माना जाता है। पूछा जा सकता है कि कौन बैकबोन है, तो और हमारी अर्थव्यवस्था का बैकबोन है फॉर्मल सिस्टम। राइट, तो इसको कहा जाता है नेशन स्पाइन। और दोस्तों इसके कंपोनेंट्स की बात कर ले तो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट और मार्केट, ये इसके 3 कंपोनेंट हैं जो वेल्थ क्रिएट करते हैं और बिजनेस को कैपिटल देते हैं। तो 3 पिलर याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट और मार्केट, वेल्थ प्रोवाइडर एंड सीकर एंड कैपिटल फॉर बिजनेस। चलिए क्विकली रिकैप कीजिए। पहले मैंने आपको इनफॉर्मल के बारे में बताया कि सोशल होता है, सिंपल है, फ्रेंडली है और फंड्स। फॉर्मल के बारे में बताया कि ऑर्गेनाइज है, रेगुलेटेड है, 3 पिलर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज, रेगुलेटेड, 3 पिलर्स। 3 पिलर्स का नाम आपको बताया मैंने, इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट और मार्केट। ये 3 पिलर हमारे फॉर्मल सिस्टम के हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर और हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी मैंने आपको जो 3 पिलर बताए उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जैसे हम जब भी बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो इसका मतलब वो बॉडीज जो फाइनेंस को चलाते हैं, जो फाइनेंस को चलाती है। जैसे कि आपके रेगुलेटर्स हो गए, रेगुलेटर्स में कौन कौन होते हैं, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए। ठीक है, फिर आपके बैंक्स हो गए जैसे कि एसबीआई, बीओबी और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, और एनबीएफसी हो गए, ये सभी इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। राइट, एनबीएफसी, डीएफआई, दीज आर इंस्टीट्यूशंस। तो आपको मैंने 2 टाइप्स इंस्टीट्यूशन भी 2 तरह के होते हैं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। तो बैंकिंग वाले जो होते हैं, राइट, वो डिपॉजिट्स और लोन लेते हैं, और नॉन बैंकिंग वाले जो होते हैं वो आपको कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ब्रोकरेज वगैरह। ठीक है, तो याद रखिएगा बैंक डिपॉजिट, नॉन बैंक प्रोडक्ट्स। क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन 3 तरह से है, रेगुलेटरी यानी आरबीआई, सेबी, इंटरमीडिएटरी यानी कि बैंक, नॉन इंटरमीडिएटरी यानी कि नाबार्ड और सिडबी। समझे, तो 3 लेयर है, रेगुलेट, लैंड एंड एड। ये तो हमारी बात हो गई इंस्टीट्यूशन की। पहले हमने बात की इंस्टीट्यूशन की, तो उसके बाद अभी आपको मैंने बताया था ना 3 पिलर होता है, इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट और मार्केट। दूसरा जो पिलर है हमारा फॉर्मल सिस्टम का वो है हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या आएगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब सिंपल सा चीज होता है प्रोडक्ट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है प्रोडक्ट। 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक एसेट होता है और एक लायबिलिटी होता है। एसेट मतलब लोन, इन्वेस्टमेंट, डेरिवेटिव, ये आपके देते हैं। राइट, ये एसेट होते हैं। और लायबिलिटी में हमारा आता है डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड यूनिट और पेंशन। राइट, ये सभी लायबिलिटीज होते हैं। एसेट गिव, लायबिलिटी टेक, ये वर्ड याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये तो हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया। प्रोडक्ट की बात कर ले, आप मार्केट की बात कर लें, जो हमारा 3rd पिलर है फॉर्मल सिस्टम का, तो उसमें दोस्तों मार्केट मतलब वो जगह जहां पे ट्रेड होता है। 4 सेगमेंट होते हैं मार्केट के। पहला मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट। ठीक है ना, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सेगमेंट नहीं है, तो आपको चारों सेगमेंट पता होना चाहिए, नाम पता रखिए, मनी, फॉरेक्स, कैपिटल और इंश्योरेंस। ये 4 सेगमेंट होते हैं। तो क्विकली रिकैप कीजिए दोस्तों। इंस्टीट्यूशन को बताया आपको कि बैकबोन होता है, राइट, जैसे बैंक और नॉन बैंक के बारे में बताया। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, एसेट और लायबिलिटी 2 इंस्ट्रूमेंट है, एसेट गिव, लायबिलिटी टेक। फिर आपको उसके बाद मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताया कि 4 सेगमेंट होते हैं मार्केट के, मनी, फॉरेक्स, कैपिटल और इंश्योरेंस। तो दोस्तों यदि आपको इस तरह के कंटेंट इस फॉर्मेट में चाहिए, एकदम क्विक रिवीजन फॉर्मेट में, तो दोस्तों मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, और हमारा कैप्सूल कोर्स के अंदर ये कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाता है।
फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग फाइनेंस का। हिस्ट्री बोरिंग लगता है तो हम इसको 4 सिंपल फेज में तोड़ देंगे और फेज वाइज डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि बेसिकली कि इसका कैसे इसको याद रखा जाए। तो देखिए 4 फेज है। पहला फेज है हमारा प्री इंडिपेंडेंस फेज। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस फेज मतलब कि मर्चेंट फाइनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट वी कॉल मर्चेंट फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, इसमें ट्रेडर का जमाना है। ये मर्चेंट फाइनेंस में आपको पता होगा ये ट्रेडर का जमाना है। और दोस्तों एग्जांपल के तौर पर याद रखेंगे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में आया था और नेशनल इंश्योरेंस 1906 में आया था। राइट, तो ट्रेडर रूल ये हमारा अर्ली फाइनेंस का स्टेज है, इसको प्री इंडिपेंडेंस स्टेज बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है दोस्तों कि 1947 से लेकर 1991 तक हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस आता है। और दोस्तों ये इसको कहा जाता है कंट्रोल्ड ग्रोथ कहा जाता है। मतलब दोस्तों गवर्नमेंट लेड बैंकिंग और इंश्योरेंस था, इसीलिए कंट्रोल कहा गया है। तो लाइसेंस राज याद रखिएगा, स्लो फाइनेंस। फिर आता है हमारा पोस्ट लिबरल, अच्छा प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया। अब आता है पोस्ट लिबरलाइजेशन। तो ये होता है दोस्तों हमारा 1991 1991 से लेकर 2010 तक। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्केट रिफॉर्म। क्या बोलते हैं? मार्केट रिफॉर्म। तो इसमें प्राइवेट बैंक आए, ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कीवर्ड क्या है, ओपन डोर फाइनेंस फ्लो। फिर हमारा पोस्ट जीएफसी एरा आता है। राइट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जीएफसी होता है, उसके बाद का एरा। तो 2010 से लेके अब तक तो इसमें क्या आया, टेक्नोलॉजी आया और रेगुलेशन आया। तो इसमें डिजिटल बैंकिंग को बूम मिला, नॉर्म्स स्ट्रिक्टेड हुए। तो याद रखिएगा दोस्तों, डिजिटल ड्राइव सेफर फाइनेंस। चलिए क्विकली रिवाइज कीजिए। पहले मैंने आपको चार स्टेज बताया दोस्तों। पहला बताया आपको प्री इंडिपेंडेंस। तो प्री इंडिपेंडेंस में अर्ली फाइनेंस याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेडर का रूल था। याद देखिएगा ट्रेडर रूल। फिर आया पोस्ट इंडिपेंडेंस जहां पे लाइसेंस राज आया। फिर आया हमारा ओपन डोर फाइनेंस फ्लो। और लास्टली याद रखिएगा डिजिटल ड्राइव, राइट, सेफर फाइनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 फेज का एकदम क्रिस्प पॉइंट बोलते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों इंडिया के फाइनेंशियल रिफॉर्म ने मार्केट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के रिफॉर्म आए थे। ठीक है, जैसे आप यहाँ हेलो हेलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला वर्ड आप देखेंगे, यहाँ लिखा है इन्होंने सोशल बैंकिंग कंट्रोल। इसमें क्या हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। आपको पता होगा दोस्तों 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे और 6 बैंक और नेशनलाइज हुए थे 1980 में। ठीक है, और इनका जो डिपॉजिट थ्रेशोल्ड था 50 करोड़ था और 200 करोड़ था रेस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में क्या रिफॉर्म आया, जीआईसी बना, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बना। कब बना दोस्तों? 1972 में बना, 1972 में बना। 55 प्राइवेट इंश्योरर को मर्ज किया गया। 4 पीएसयू इंश्योरर बने, नेशनल, ओरिएंटल, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है, ये 4 हमारे पीएसयू इंश्योरर बने। फिर आया हमारा इंक्लूजन। तो आरआरबी के बारे में याद रखिएगा, आरआरबी का सेटअप, इंक्लूजन के लिए आरआरबी का सेटअप किया गया 1975 में। इसका मेन एम था कि रूरल पॉपुलेशन को सर्व करना और इंक्लूजन को प्रमोट करना। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो गई। फिर आया हमारा डेवलपमेंट बैंक, जिसको डीएफआई बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा पहला डीएफआई था हमारा आईएफसीआई। कब बना था? 1948 से बना था। फिर आया हमारा स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। कब आया ये? 1951 में आया हमारा स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। और दोस्तों डीएफआई बने इंडस्ट्रियल और रीजनल डेवलपमेंट के लिए। तो कहा जाता है दोस्तों डेवलपमेंट ड्राइवर कौन है? हमारे डीएफआई डिलीवर करते हैं। फिर हमारा फेज 3 आया दोस्तों। फेज 3 को कहा जाता है लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ दोस्तों? ट्रिगर फॉर लिबरलाइजेशन। यहाँ पे देखिए कीवर्ड इन्होंने नोट किया है, ट्रिगर फॉर लिबरलाइजेशन। तो ट्रिगर क्या था? लिबरलाइजेशन का ट्रिगर कहां से आया? तो फॉरेक्स क्राइसिस और स्लो ग्रोथ, ये बड़ा ट्रिगर था। समझे, फॉरेक्स का क्राइसिस था और ग्रोथ काफी स्लो थी। दिस वन वाज द मेन ट्रिगर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ग्रोथ लगभग, ये पिछले बार पूछा गया था, ग्रोथ हमारा 3% के आसपास था। यूएसएसआर कोलैप्स कर गया था, एक्सपोर्ट फॉल कर रहा था, गल्फ वार के कारण ऑयल प्राइस बढ़ रहे थे, फॉरेक्स रिजर्व हमारा घट के 1.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। यानी ट्रिपल शॉक थी, है ना। पूछा जाता है इनमें से कौन सा रीजन था लिबरलाइजेशन के कारण का। तो याद रखिएगा ग्रोथ, यूएसएसआर कोलैप्स, एक्सपोर्ट फॉल, गल्फ वार, ऑयल प्राइस, ठीक है, और फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व। दोस्तों आईएमएफ बेल आउट की बात कर लें तो देख सकते हैं आपकी आईएमएफ का लोन का इतना यहां तक पहुंच गया था, 3.9 बिलियन डॉलर तक था। और 67 टन गोल्ड को प्लेस किया गया। समझे, तो करेंसी डिवैल्यूएट, यानी जुलाई 1991 में यहां पे देख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया था। और फिर आया हमारा नरसिम्हन कमेटी 1 का रिफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। इसमें दोस्तों कहा गया कि 4 टियर बैंकिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक तो हमारा रूरल बैंकिंग होना चाहिए बॉटम में, एसएलआर को कम करो, आरबीआई स्पॉन्सर्ड सुपरवाइजरी बॉडी पे जोड़ दिया गया। ये नरसिम्हन कमेटी 1 के जो रिकमेंडेशन थे वो मैं आपको बताया। लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए एसएलआर, देखिए यहाँ जो भी लिखा हुआ है ना, नरसिम्हन कमेटी 1 का ही रिपोर्ट लिखा हुआ है।
समझिए। तो लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए इन्होंने बोला कि ऐसा करो कि एसएलआर सीआरआर को कम कर दो। ठीक है, देख सकते हैं आप कि 25% पे ले आया गया। फिर देख सकते हैं कि कैपिटल और प्रूडेंसी के लिए सीएआर लाया गया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और नॉर्म्स लाए गए, राइट। ये सब लाए गए आपके कैपिटल और प्रूडेंस के लिए। फिर इंटरेस्ट और कंपटीशन के लिए डीरेगुलेशन आया, प्राइवेट बैंक बने, नए नए प्राइवेट बैंक को लाइसेंस मिला। फिर रिकवरीज एंड सुपरविजन के लिए डेप्ट एक्ट आया और बीएफएस आया। आपको पता होगा दोस्तों, डीआरटी एक्ट है 1993 का, राइट। डीआरटी एक्ट कब का है? 1993 का है, प्लीज रिमेंबर इट। तो ये डीआरटी एक्ट हमारा कमेटी 1 के अंदर ही आया था। तो ये 5 चीज याद रखेंगे हम लोग कि नरसिम्हन कमेटी 1 के रिकमेंडेशन पे क्या क्या रिफॉर्म आया। पूछा जाएगा डीरेगुलेशन कब आया, तो 1992 में आया, राइट। किसके किसके रिकमेंडेशन पे? तो नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अब यदि कमेटी 2 की बात कर लें, तो कमेटी 2 का मेन फोकस था बैंक को स्ट्रेंथन करना। यहाँ पे देखिए लिखा है इन्होंने, बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने क्या किया? मर्जर किया, राइट। स्ट्रॉन्ग बैंक को मर्ज किया, प्रोफेशनल बोर्ड्स बनाया, बैंकिंग लॉ को रिव्यू किया। फिर एक कंसेप्ट आया नैरो बैंकिंग का, मतलब कि जो कमजोर बैंक है वो अपने फंड को पार करते थे शॉर्ट टर्म सेफ एसेट में, ताकि एनपी इनका कम हो सके। और दोस्तों कैपिटल एडुकेसी के लिए सीएआर को 9% तक बढ़ा दिया गया। जो भी हम बात कर रहे हैं अभी, ये हमारा नरसिम्हन कमेटी 2 का रिफॉर्म का रिकमेंडेशन है। और दोस्तों कुछ अदर भी लिबरलाइजेशन स्टेप लिए गए, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आई थी। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म के बारे में आपको मैंने बताया कि एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1992 में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। फिर आया हमारा डिपोजिटरी एक्ट, आया 1996 में आया। फिर दोस्तों आपको पता होगा कि एनएसडीएल और सीडीएसएल, राइट, ने 99% सिक्योरिटी को डिमैट कर दिया। ये सभी कैपिटल मार्केट रिफॉर्म थे। यानी मेमोरेटिव याद रखिएगा, डिजिटल डील, पेपरलेस ट्रेड। ठीक है, तो डिपोजिटरी एक्ट कब आया, एनएससी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कब आया, फिर 99% डिमैट सिक्योरिटी कब हुआ, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर सेकंड पॉइंट है सेटलमेंट साइकिल। क्या पॉइंट है दोस्तों? सेटलमेंट साइकिल। यानी दोस्तों पहले सेटलमेंट 14 से 30 दिन लगता था, फिर दोस्तों रोलिंग सेटलमेंट आ गया कि T+5 2001 में आया, T+3 2002 में आया, T+2 2003 में आया। तो फास्ट ट्रैक हो गया हमारा T+2। फिर हम बात कर ले फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों आपको पता होगा कि 1992 में एफआईआई अलाउ हुए थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अलाउ हुए थे, राइट। पीडी और एमएमएफएफ आए, राइट। प्राइमरी डीलर आए दोस्तों, और बॉन्ड और म्यूचुअल मनी मार्केट स्ट्रांग हुआ, राइट। बॉन्ड और मनी मार्केट क्या हुआ हमारा? स्ट्रांग हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्लोबल फंड मार्केट एक्सपेंड। फिर इसके अलावा दोस्तों कुछ अदर सेक्टर रिफॉर्म भी थे, जैसे लाइसेंस राज को खत्म किया गया, इंपोर्ट को डी लाइसेंस किया गया, फेमा आया, एफडीआई नॉर्म को रिलैक्स किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ। ठीक है, तो ये सब को कहते हैं अदर सेक्टर रिफॉर्म। तो एक बार चलिए समराइज कर लेते हैं की फैक्ट को। तो पहले मैंने आपको बताया कि डिजिटल डील, पेपरलेस ट्रेड। फास्ट ट्रैक आया हमारा T+2 सेटलमेंट साइकिल, जो रिसेंटली चल रहा है T+2। और दोस्तों ग्लोबल फंड से क्या हुआ? मार्केट हमारा एक्सपेंड हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से एफआईआई को अलाउ किया गया। और फिर दोस्तों ओपन गेट इकोनॉमी अनलॉक हुआ। चलिए आगे बात करते हैं अगले स्लाइड की ओर। और यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुनिया को हिला दिया। तो दोस्तों इसकी ओरिजिन, इंपैक्ट और इंडिया के शील्ड को आसानी से समझते हैं। देखिए दोस्तों जीएफसी आया क्यों, इसका ओरिजिन क्या था? तो दोस्तों देखिए सबसे ये सब शुरू हुआ था दोस्तों यूएस मॉर्गेज का जो मेल्ट डाउन था, इसके कारण से। तो देखिए क्या हुआ कि पोस्ट 9/11 लो रेट था, राइट, लो इंटरेस्ट रेट था, सब प्राइम लैंडिंग था, सिक्योरिटाइजेशन हुआ, डिफॉल्ट हुआ, ग्लोबल कॉन्टेगियन हुआ। तो दोस्तों कहने का मतलब कि सुप्रीम स्पार्क था ग्लोबल फ्री। तो सब शुरू हुआ था यूएस मॉर्गेज मेल्टडाउन से, प्लीज रिमेंबर इट। इसका इंपैक्ट क्या हुआ दोस्तों कि बैंक फेल हुए। देखिए देख सकते हैं ना, बैंक के इन्वेस्टर फेल हुए, राइट, इन्वेस्टर बैंकरप्ट हो गए, प्राइस क्रैश हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम फ्रीज हो गया। तो इसको आसानी से याद रखिए, डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। डोमिनो इफेक्ट मतलब कि मार्केट हमारा क्रैश हो गया, समझे। तो ये डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि बैंक और इन्वेस्टर फेल होना, बैंक फेल हुए, इन्वेस्टर बैंकरप्ट हुए, प्राइसेस क्रैश हुआ, फाइनेंशियल सिस्टम फ्रीज हो गया। अब दोस्तों इंडिया शील्ड की बात कर लें तो इंडिया का जो एक्सपोजर था वो लिमिटेड था, ठीक है ना, लिमिटेड एक्सपोजर, यानी ग्लोबल लिंकेज कम। आरबीआई और दोस्तों आरबीआई ने क्विक एक्शन लिया, यहां लिखा है ना, ग्लोबल लिंकेज को कम करना, आरबीआई का क्विक एक्शन लेना। और दोस्तों मेमोरी ट्रिप याद रखिएगा, सेफ डिस्टेंस क्विक मूव। तो आरबीआई का मेजर क्या था दोस्तों? लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए रेट कट किया गया। तो रेपो को देख सकते हैं कि 9% से लेकर 4.75% पे लाया गया। रिवर्स रेपो को दोस्तों घटाकर 6 से लेके 3.25% पे लाया गया। तो रेट को कट किया गया, ये आरबीआई का मेजर था। हम बात करें दोस्तों ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में, दोस्तों कीवर्ड पकड़िए, सुप्रीम स्पार्क था ग्लोबल फ्रीज, डोमिनो इफेक्ट हुआ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड इसका इफेक्ट पड़ा, मार्केट क्रैश हुआ, सेफ डिस्टेंस क्विक मूव, राइट,
तो भारत ने क्विक मूव लिया था, आरबीआई ने क्विक एक्शन लिया था, रेपो रेट को कट किया था। तो दोस्तों ये सभी स्टेप इंडिया को जीएफसी के स्टॉर्म से बचाया, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी रिफॉर्म किए थे। तो आज हम 4 मेजर्स को इजीली मेमोरी टिप के साथ समझेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फॉरेक्स एंड लिक्विडिटी रिलीफ आया था हमारा, मतलब ईसीबी सीलिंग को बढ़ा दिया गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का सीलिंग बढ़ा दिया गया, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन पीरियड को ना 6 से 12 महीना तक कर दिया गया। मतलब एक तरह से समझिए कि फॉरेक्स को बूस्ट दिया गया, फॉरेक्स बूस्ट लॉन्गर विंडो। फिर हमारा आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना और जैम ट्रिनिटी, राइट। तो इसने गेम चेंज कर दिया। जैसे आपने नाम सुना होगा जनधन अकाउंट का, आधार का, जैम का फुल फॉर्म ही होता है जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, राइट। तो जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल इंटीग्रेट किया गया, मैसिव इंक्लूजन को पुश दिया गया। फिर बात करते हैं गवर्नेंस और कंपटीशन की। आपको पता होगा दोस्तों डिफरेंशिएटेड बैंक आए थे पेमेंट, जैसे कहा एग्जांपल के तौर पर पेमेंट बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। कमिटी का नाम याद रखिएगा, नचिकेत मोर कमिटी था, पीजे नायक कमिटी था। मतलब नए बैंक का नया रूल आया, राइट। प्लीज रिमेंबर द कमिटी नेम। उसके बाद दोस्तों पीएसयू बैंक 27 से 12 हो गए, राइट। और दोस्तों इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी कि आईबीसी इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद चलिए क्विकली रिकैप कीजिए की पॉइंट को। मैंने क्या बताया आपको कि फॉरेक्स को बूस्ट दिया गया जीएफसी के बाद, फिर जैम आया, जनधन, आधार, मोबाइल आया, नए नए बैंक आए, डिफरेंशिएटेड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके बाद दोस्तों मर्ज और रिजॉल्व, आईबीसी का पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं बैड बैंक का। अच्छा, इसमें देखिए एक और पॉइंट है, बैड बैंक का सेटअप किया गया। एनएआरसीएल एक तरह का बैड बैंक है, तो इसने 2 लाख करोड़ का एनपीए लिया रिकवरी के लिए। फिर दोस्तों रेगुलेटरी एंड सेफ्टी के लिए कोऑपरेटिव बैंक लाया गया, आरबीआई के अंदर लाया गया। डिपॉजिट इंश्योरेंस को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया, समझे। ये सभी फैक्ट लिए गए। अब दोस्तों पेमेंट सिस्टम में रिवॉल्यूशन आया, यूपीआई एंड 24/7 सिस्टम आया, ठीक है। एनईएफटी, आरटीजीएस, राउंड द क्लॉक। और दोस्तों इंश्योरेंस और एलआईसी की बात कर लें तो एफडीआई को, इंश्योरेंस में जो एफडीआई था पहले 49% था, ये बढ़कर 74% किया गया। एलआईसी ने आईपीओ लॉन्च किया था। चलिए ये बातें ध्यान रहेंगी हमको। कुछ मिसलेनियस सर्विस के नाम दी गई हैं, जैसे कि बियॉन्ड डिपॉजिट एंड लोन, फंड ट्रांसफर एक तरह का मिसलेनियस सर्विस होता है। अब देखिए एक होता है हमारा बीआर एक्ट। बीआर एक्ट समझते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 7। तो ये पूछा जाता है कि सेक्शन 7 क्या कहता है। ये कहता है क्या, केवल बैंकिंग कंपनी ही ये सब नाम यूज करेगी, बैंक, बैंकर, बैंकिंग, समझे। उसके बाद दोस्तों दूसरा चीज है वैदिक टू मॉडर्न, यानी दोस्तों इसका रूट था वैदिक एरा में, ठीक है। अर्थशास्त्र का रेफरेंस आता है, बैंकिंग वर्ड की बात हो रही है, अर्थशास्त्र का रेफरेंस है। दोस्तों कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात कर लें तो अर्बन कोऑपरेटिव, ध्यान रखिएगा 1889 में बड़ौदा में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेटअप हुआ था, ठीक है। और रूरल कोऑपरेटिव बैंक था विलेज क्रेडिट के लिए, समझे बात को। अब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 1-2 फैक्ट को याद रखेंगे हम लोग। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसका एक्ट का नाम क्या है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो एक्ट का नाम है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904, ठीक है। 1904 का एक्ट है और इसको अमेंड किया गया 1912 में। और क्या क्या अमेंडमेंट आया कि रूरल और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग आया, ठीक है। फिर दोस्तों आपको आरबीआई की तरफ ले चले तो आरबीआई के बारे में याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन का आरबीआई सेटअप हुआ था 1935 में। और फिर दोस्तों देख सकते हैं नेशनलाइजेशन किस प्रकार से हुआ। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में, एसबीआई का हुआ 1955 में, 14 बैंक नेशनलाइज हुए 1969 में, 6 बैंक नेशनलाइज हुए 1980 में, राइट। तो ये सभी नेशनलाइजेशन का दौर चला, आरबीआई, एसबीआई, 14 बैंक नेशनलाइज हुए, 6 बैंक नेशनलाइज हुए 1980 में। उसके बाद दोस्तों पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद देखिए कैसे प्राइवेट बैंक आए, डिफरेंशिएटेड बैंक आए, आईसीआईसीआई 1994, एचडीएफसी, मतलब ये बैंक बना था। देखिए आईसीआईसीआई पहले से चल रहा था लेकिन वो डीएफआई था पहले, फिर बैंक बना 1994 में, एचडीएफसी 1994, कोटक 2003, यस बैंक 2004, आईडीएफसी एंड बंधन, राइट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्केड्यूल बैंक की। तो स्केड्यूल बैंक वो होते हैं जो आरबीआई एक्ट के 2nd स्केड्यूल में लिस्टेड होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी पिछले बार पूछा था, इनकी एलिजिबिलिटी होती है मिनिमम 5 लाख, ये याद रखिएगा। देखिए जो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं ना, कहीं से भी सवाल आ सकता है, इसीलिए आपको पिन पॉइंट करके इंपॉर्टेंट चीज को समझाया जा रहा है नोट्स बना के। दोस्तों स्केड्यूल के लिए वर्ड याद रखेंगे, लिस्टेड होते हैं, और इनकी एलिजिबिलिटी याद रखेंगे। नॉन स्केड्यूल के बारे में याद रखेंगे दोस्तों, यह बैंक स्केड्यूल में नहीं आते हैं। तो जो बीआर एक्ट का सेक्शन नंबर 11 सब सेक्शन 1 है, इसके अंदर ये गवर्न होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये चूंकि नॉन स्केड्यूल है ना, नाम क्या लिखा है, नॉन स्केड्यूल, तो नॉन स्केड्यूल है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आरबीआई का कोई इनको हेल्प नहीं मिलता, दे कैन नॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई बिकॉज दे आर नॉन स्केड्यूल। फिर हम बात कर लेते हैं ऑनरशिप एंड कैटेगरीज की। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कॉमर्शियल बैंक 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये 2 तरह के कॉमर्शियल बैंक होते हैं। और दोस्तों करंट नंबर क्या है कि आरबीआई डेटा के हिसाब से दोस्तों 151 स्केड्यूल कॉमर्शियल बैंक है और दोस्तों 1531 कोऑपरेटिव बैंक है,
ठीक है, तो ये वर्ड तो देखिएगा, नंबर को जरा देखिएगा। दोस्तों क्विकली रिकैप कीजिए, मैंने जो मेन पॉइंट बताया, स्केड्यूल बैंक लिस्टेड होते हैं आरबीआई के स्केड्यूल में, मिनिमम कैपिटल 5 लाख का होता है। नॉन स्केड्यूल जो होते हैं वो आउटसाइड स्केड्यूल होते हैं, कोई आरबीआई की बोरोइंग नहीं होती, दे कैन नॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई, साफ साफ लिखा है। ऑनरशिप एंड कैटेगरी की हमने बात की अभी, तो टाइप यहाँ पे देखिए पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में होता है, ठीक है। और करंट नंबर भी आप देखिए, नंबर नहीं पूछेगा, बस मेन पॉइंट देखिए, सेक्शन याद रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पेडअप कैपिटल कितना था, इनिशियल पेडअप, ये सब सवाल आता है बराबर। पीएसबी की बात कर लें तो पीएसबी में एसबीआई सबसे बड़ा नाम है, 1955 में एसबीआई एक्ट में नेशनलाइजेशन हुआ था इसका, ठीक है। और 11 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ 1900 सॉरी टोटल 11 बैंक नेशनलाइज हुए थे 1970 और 1980 के एक्ट के अंदर। एसबीआई का मर्जर कब हुआ था दोस्तों? 2008 और 2017 के बीच 7 सब्सिडरी को मर्ज किया गया एसबीआई में, ठीक है। तो एक बड़ा सा जाइंट बना एसबीआई। दोस्तों लाइसेंसिंग के बारे में याद रखेंगे कि एक पॉइंट है यहाँ पे, हाँ उससे पहले प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें तो प्राइवेट सेक्टर 21 है, ओल्ड वाले प्री नेशनलाइजेशन के टाइम थे और न्यू वाले लिबरलाइजेशन के बाद आए। लाइसेंसिंग नॉर्म क्या है दोस्तों? सिंपल सा नियम है कि पेड अप कैपिटल आपका 500 करोड़ होना चाहिए, नेट वर्थ दोस्तों 500 करोड़ मेंटेन करना है, ये बड़ा बहुत जरूरी है। तो दोस्तों लाइसेंस के लिए 500 करोड़ रूल याद रखिएगा, क्या रूल है? 500 करोड़ का रूल याद रखिएगा, ये रूल है लाइसेंस के लिए। चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें एसबीआई आते हैं और ये नेशनलाइज हुए थे। एसबीआई में क्या हुआ कि 7 एसोसिएट को मर्ज किया और प्राइवेट में ओल्ड वर्सेस न्यू आए। तो दोस्तों ये बेसिक बैंकिंग स्ट्रक्चर, ये 500 करोड़ जरूर याद रखिएगा, 500 करोड़ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। तो देखिए क्या मतलब हुआ इसका कि बेसिक लाइसेंसिंग नॉर्म 500 करोड़ कैपिटल और नेटवर्थ, ठीक है। लाइसेंसिंग नॉर्म्स के लिए याद रखिएगा मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ और एट ऑल द टाइम, ये लाइसेंसिंग नॉर्म्स है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। फ्रेंड्स प्राइवेट बैंकिंग में नॉर्म्स क्या है देख सकते हैं आप, एलिजिबिलिटी में देख सकते हैं कि रेसिडेंट विद 10 इयर्स एक्सपीरियंस, और जो हमारे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस होते हैं उनका मैक्सिमम स्टेक जो है 10% का होना चाहिए। तो रूल याद रखिएगा 10 साल और 10% रूल, ठीक है, ये प्राइवेट बैंकिंग का नॉर्म है। चलिए उसके बाद टेक एंड एक्सपेंशन की बात कर लें तो प्राइवेट बैंक हाईटेक मॉडल यूज करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट, ओवरसीज रीच है इनका। फॉरेन बैंक की ओरिजिन की बात कर लें तो स्टार्ट कॉलोनियल रूल से हुआ था, आपने कुछ नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, बीएनपी परिवास, ये सब स्टैंडर्ड नेम है, राइट। इंट्रीज एंड स्ट्रक्चर की बात कर ले दोस्तों तो फॉरेन बैंक का स्टार्ट कॉलोनियल रूट से हुआ था, राइट, इसका स्टार्ट हुआ था कॉलोनियल रूट से। तो इंट्री एंड स्ट्रक्चर की बात कर ले, देखिए जीएफसी के बाद यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दोस्तों क्या हुआ कि लिखा है ना पोस्ट जीएफसी, पोस्ट जीएफसी जो है वो ब्रांच के माध्यम से या होली ऑन सब्सिडी के माध्यम से ऑपरेट हुआ था। हम बात कर रहे हैं दोस्तों फॉरेन बैंक की, ठीक है। तो डब्ल्यूएस मैंडेटरी था कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क बैंक के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्राइवेट के लिए रूल क्या याद रखना है, 10 साल और 10% स्टेक। टेक्नोलॉजी ड्रिवन था, फॉरेन बैंक के लिए याद रखिएगा कॉलोनियल स्टार्ट हुआ था, और दोस्तों एंट्री हुई थी ब्रांच या डब्ल्यूएस के माध्यम से। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। लोकल एरिया बैंक की बात करते हैं, इनका फोकस रूरल एरिया पे होता है, साफ साफ लिखा है इनका फोकस है रूरल एरिया, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक अर्बन ब्रांच अलॉट है, लिखा है ना, ओनली 1 अर्बन ब्रांच अलॉट पर डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखेंगे। तो टिप याद रखिएगा, अर्बन 1 रेस्ट रूरल, एक अर्बन ब्रांच और बाकी रूरल एरिया होगा। दोस्तों इसके लैंडिंग नॉर्म्स की बात कर लें, लोकल एरिया बैंक के लैंडिंग नॉर्म्स की, तो एलएबी को प्रायोरिटी सेक्टर और वीकर सेक्शन को क्रेडिट देना मैंडेटरी है, मतलब आपको प्रायोरिटी सेक्टर और वीकर सेक्शन को क्रेडिट देना ही देना है। उसमें याद रखिएगा 40% क्रेडिट जो है प्रायोरिटी सेक्टर को, 12% क्रेडिट जो है वीकर सेक्शन को, ठीक है। तो ये रूल याद रखिए 40-12 का, ऐसे याद रखिए 40-12 याद रहेगा आपको, ठीक है। तो 40 ये एलएबी के लिए ये पूछा जाता है एलएबी पे, तो 40% क्रेडिट देना है प्रायोरिटी सेक्टर को, 40-12 याद रखिएगा, ये रूल है। 40% क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर को और 12% वीकर सेक्शन को, कब तक? 23-24 तक। दोस्तों आरआरबी की बात कर लें, इसका जन्म ही हुआ था नरसिम्हन कमेटी के रिफॉर्म पे, और दोस्तों 1976 का एक्ट है, ठीक है, जिसमें गठन हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑपरेशन और स्पॉन्सरशिप की बात कर ले तो आरआरबी ऑपरेट करते हैं नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट में, हेडक्वार्टर ऑपरेशनल एरिया में होता है, स्पॉन्सर बैंक उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कितना कितना कंट्रीब्यूशन होता है वो भी थोड़ा देख लीजिएगा, 50, 35 और 15 का है ना। 50% सेंटर, ये हमारा किसका किसका होता है मैं आपको बताता हूं, पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवाता हूं। एलएबी में याद रखिएगा एक अर्बन रेस्ट रूरल, ठीक है, एक अर्बन ब्रांच एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, बाकी सब के सब रूरल होंगे। दूसरी बात याद रखिएगा 14-40-12 का रूल, ठीक है। तीसरा बात याद रखिएगा आरआरबी का कमिटी और डिस्ट्रिक्ट फोकस स्पॉन्सर बैंक। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर की आरआरबी के। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इनका ऑथराइज कैपिटल था 2000 करोड़, ये याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। कभी कभी आरआरबी का पूछ लेगा, कभी आरबीआई का पूछ लेगा, अलग अलग तरह से सवाल पूछते हैं ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आरआरबी का स्कोप की बात कर ले तो आरआरबी फुल बैंकिंग करते हैं एक्सेप्ट फॉरेक्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है।
तो इसमें याद रखिएगा कि इनको एएनबीसी का 75% मैंडेटरी है प्राइवेट सेक्टर में आरआरबी के लिए। एएन बाकी में 40, बाकी में कितना है, ये 40% का है ना। इसमें कितना है दोस्तों, इसमें है 75%, समझे। 75% है पीएसएल का फुल बैंकिंग प्रायोरिटी, ठीक है, एएनबीसी का। और दोस्तों इसका ये भी स्ट्रक्चर भी याद कर लीजिए, 35-15 और 35-15 और 50, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों डिफरेंशिएटेड बैंक का कंसेप्ट आया था नचिकेत मोर कमेटी में, राइट। इन्होंने 2013 में आइडिया दिया था और 2014 की रिपोर्ट में इन्होंने रिकमेंड किया दो बैंक को, पेमेंट बैंक को और स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ये दोनों डिफरेंशिएटेड बैंक होते हैं दोस्तों। देख सकते हैं एलएबी और आरआरबी को लोकलाइज बैंकिंग मॉडल के लिए डिफरेंशिएटेड माना गया है, ठीक है। तो लोकल फोकस, तो हमने क्या बताया आपको, आरआरबी का कैपिटल कितना है, 2000 करोड़ है, ठीक है। और देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे स्पॉन्सर बैंक है उनका 35% कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का 15% है और सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% है, ठीक है। फिर स्कोप आपको बताया कि इनका एएनबीसी का 75% इनको प्राइवेट सेक्टर में डालना ही डालना है। आगे बात करते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, तो वो है हमारा एसएफबी के प्रमोटर। एसएफबी क्या होते हैं, स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक। ध्यान दीजिएगा, इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है एसएफबी के प्रमोटर के लिए, कि वो भारतीय निवासी हो, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एनबीएफसी, एमएफआई, एलएबी, ये भी एलिजिबल है। तो याद रखिएगा 10 साल का रूल है, एनबीएफसी वेलकम। उसके बाद कैपिटल एंड कंट्रीब्यूशन की बात कर ले तो इनका जो मिनिमम कैपिटल होता है वो 200 करोड़ का होता है, ठीक है। प्रमोटर स्टेक की बात कर ले तो पहले 40% पहले 5 साल में, उसके बाद 10 साल के लिए 30% और फिर 15 साल के लिए 15%। तो ये लैडर याद रखिएगा दोस्तों, कैसे याद रखिएगा, 40, 30 और 15, 40, 30, 15 का लैडर याद रखिए, ठीक है। तो ये हमारा ये मिनिमम पेड अप कैपिटल है 200 करोड़, प्रमोटर स्टेक याद रखिएगा 40, 30, 15। स्कोप एंड नॉर्म हम बात कर रहे हैं दोस्तों एसएफबी की, स्कोप एंड नॉर्म्स की बात कर लें तो एसएफबी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और अनडिजर्व को लैंड करते हैं। क्या करते हैं, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे और अनडिजर्व को लैंड करेंगे। और दोस्तों पीएसएल टारगेट आपको बताया, ये 75% एएनबीसी पीएसएल को जाएगा। 50% लोन जो है वो 25 लाख से कम का होना चाहिए, ये भी एक नियम है। हम बात कर रहे हैं एसएफबी की, स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक की। तो दोस्तों क्विकली रिकैप कीजिए, एसएफबी के प्रमोटर का रूल है 10 साल का रूल है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपको बताया दोस्तों, एक रूल याद रखिएगा 40, 30, 15 का लैडर है। प्रमोटर का स्टेक धीरे धीरे घटाया जा रहा है। मिनिमम कैपिटल कितना है दोस्तों, मिनिमम कैपिटल है इनका 200 करोड़, ठीक है। एसएफबी का मिनिमम कैपिटल है 200 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग भी इनका 75% है और 50% लोन जो है 25 लाख से कम होना चाहिए। चलिए कोऑपरेटिव बैंक की थोड़ा बात कर लें तो दोस्तों देखिए, कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904, आपको मैंने पहले ही बताया था। 1904 में एक एक्ट आया था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, वहां से इसका जन्म हुआ था। और दोस्तों 1912 में आपको पता होगा कि प्राइमरी, सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर्म हुए थे। तो 1904 में स्टार्ट हुआ और 1912 में ये सब बना। टाइप्स की बात कर लें तो दोस्तों एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। तो रूरल वाला क्या होता है, डोमिनेट करता है, रूरल डोमिनेट करता है। लगभग देख सकते हैं 97,000 से ज्यादा सोसाइटीज हैं। स्ट्रक्चर की बात करें रूरल स्ट्रक्चर की तो दोस्तों शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए 3 टियर सिस्टम होता है। क्या कौन सिस्टम होता है, 3 टियर सिस्टम होता है। तो पहला आता है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर आता है हमारा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और फिर आता है हमारा पीएसीएस, स्टेट, सेंट्रल और पीएसीएस। और नबार्ड रिफाइनेंस करता है, ठीक है। तो नबार्ड रिफाइनेंस करेगा इसको। तो दोस्तों याद रखिएगा रूरल स्ट्रक्चर क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए 3 टियर सिस्टम है, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव और पीएसीएस। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट की। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट में क्या है कि याद रखिएगा लैंड डेवलपमेंट बैंक के थ्रू SCARDBS, PCARDBS, राइट। तो ये नॉन बैंक है जो लैंड डेवलपमेंट लोन देते हैं। तो ये जो हमारे SCARDBS और PCARDBS है ना, ये नॉन बैंक है क्योंकि क्या देते हैं, लैंड डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं, राइट। चलिए क्विकली रिकॉल कीजिए, हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की कब स्टार्ट हुआ, 1904 में स्टार्ट हुआ, 1912 में ये स्प्रेड हुआ था, देख सकते हैं आप लिखा है। उसके बाद दोस्तों इसके टाइप्स की हमने बात की, अर्बन और रूरल 2 तरह के होते हैं। शॉर्ट टर्म से याद रखिएगा इसका टर्म काफी शॉर्ट है, 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। और प्लस नबार्ड रिफाइनेंस करता है, तो मतलब 3 टियर होता है ये। 3 टियर में हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और पीएसीएस आता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। फिर हमने आपको बताया लॉन्ग टर्म क्रेडिट में आपका लैंड लोन आता है और क्या आता है, स्कार्फ्स और पीसीआरडीबीएस की हमने बात की। दोस्तों यह स्ट्रक्चर रूरल इकोनॉमी को और भी मजबूत बनाता है। आगे बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का कंसेप्ट, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने, रिटेल फोकस एंड लिमिट, ठीक है। रिटेल फोकस एंड लिमिट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यूसीबी होते हैं वो मेनली रिटेल बैंकिंग करते हैं। क्या करते हैं, वो रिटेल बैंकिंग करते हैं। फॉरेक्स और होलसेल बैंकिंग लिमिटेड है, तो इनका मेन फोकस है रिटेल बैंकिंग पे। रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट की बात करें तो दोस्तों 1966 में क्या हुआ कि यूसीबी और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो थे वो बीआर एक्ट के अंदर आ गया, ठीक है। तो इसे देखिए पहले नहीं था, पहले अलग था, लेकिन 1966 में बीआर एक्ट के अंदर इसको लाया गया
राइट। और आरबीआई बैंकिंग ऑपरेशन को रेगुलेट करता था। एक होता है हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। प्रॉब्लम क्या थी कि ओवरलैपिंग अथॉरिटी थी, समझिए, स्टेट रजिस्ट्रार, आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट सब के सब रेगुलेट करते थे। तो मल्टी स्टेट यूसीबी मल्टी स्टेट एक्ट के अंदर आते हैं, इनका एक्ट अलग है, मल्टी स्टेट एक्ट, ठीक है। तो बहुत सारे बॉसेस हैं, ये बड़ा दिक्कत था। अब देखिए कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर होता है कि इसमें देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी शेयर होती है और वन मेंबर वन वोट होता है। शेयर अनलिमिटेड होगा, वोट इक्वल होगा। तो दोस्तों अभी हमने क्या बताया, पहले रिटेल था, फॉरेक्स बहुत कम था कोऑपरेटिव बैंक में। 1966 में आरबीआई ने कंट्रोल लिया बीआर एक्ट के माध्यम से, बहुत सारे बॉसेस थे, तो इसीलिए मल्टी स्टेट एक्ट बना, ठीक है, मल्टी कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं फिनटेक की ओर। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन आज दुनिया को चेंज कर रहा है। तो हम फिनटेक, टेकफिन और नियो बैंक को आसान लैंग्वेज और मेमोरी टिप्स के साथ समझेंगे। दोस्तों फिनटेक की बात कर लें तो फिनटेक का मतलब क्या होता है कि वैसा फाइनेंशियल सर्विस जो टेक्नोलॉजी यूज करती है, जैसे कि आपका पेमेंट हो गया, लैंडिंग हो गया या इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं पेपाल, पॉलिसी बाजार, फंडिंग सर्कल, ये सब के सब क्या है, हमारे फिनटेक है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, टर्म क्या है, टेक प्लस फाइनेंस, टेक प्लस फाइनेंस मिलके बनते हैं हमारे फिनटेक, समझे। टेक प्लस फाइनेंस मतलब क्या होता है, हमारा फिनटेक होता है। फिर हमारा एक आता है टेकफिन। टेकफिन क्या होता है दोस्तों, टेकफिन क्या होता है कि बड़े बड़े कंपनी, टेक कंपनी जैसे कि गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल फाइनेंस में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उनका एडवांटेज क्या है कि डेटा इनके पास काफी ज्यादा होता है, कस्टमर बेस भी अच्छा है। तो ये याद रखिएगा कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी फाइनेंस में आ रही है, इसीलिए पहले टेक वर्ड लिखा है, फिर फिन लिखा है। मतलब क्या हो रहा है, टेक फिन में इंटर कर रहा है, और यहां क्या हो रहा है, फाइनेंशियल टेक में इंटर कर रहा है, समझे ना। तो ये पेपाल सब एग्जांपल पूछा जाता है, जैसे गूगल किसका एग्जांपल है, टेकफिन का है कि फिनटेक का है। तो गूगल पहले टेक्नोलॉजी कंपनी थी, फिर वो फाइनेंस में आ रही है, और जो हमारे पेपाल है वो फाइनेंशियल कंपनी है, वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, समझे। न्यू बैंक क्या होता है दोस्तों कि डिजिटल ओनली बैंक होते हैं, केवल डिजिटल ओनली होते हैं, फिजिकल ब्रांच होती ही नहीं इनकी, आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं करता, ठीक है। देखिए ये सब पॉइंट पूछे जाते हैं, एकदम सिंगल लाइन में आपको मिल रहा है दोस्तों, सभी चीजें पीडीएफ हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। तो ये न्यू बैंक फिजिकल ब्रांचेज नहीं है, ठीक है, आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, लेकिन टाई अप होता है रेगुलेटेड बैंक के साथ, लिखा है ना, टाई अप विद रेगुलेटेड बैंक। इसका इंपैक्ट क्या है और ट्रेंड क्या है दोस्तों, तो कोविड ने डिजिटल पेमेंट को एक्सेलरेट किया। तो आपको पता होगा टेकफिन डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि डेटा एडवांटेज है इनके पास। चलिए एक बार क्विकली रिकैप कीजिए, मैंने आपको फिनटेक के बारे में बताया। फिनटेक होता है हमारा टेक प्लस फाइनेंस, टेकफिन होता है हमारा बिग टेक इन फाइनेंस, नियो बैंक में केवल डिजिटल होते हैं, और ट्रेंड क्या है, डिजिटल शिफ्ट और डेटा एडवांटेज, राइट। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। अब दोस्तों डिजिटल लैंडिंग मॉडल की बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए दो मेन मॉडल हैं, एक हमारा बीएसएल मॉडल है और एक हमारा एमपीएल मॉडल है। बीएसएल होता है हमारा बैलेंस शीट लैंडिंग। क्या होता है बीएसएल, बीएसएल का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, बैलेंस शीट लैंडिंग, समझिए। तो लैंडर जो है अपने बैलेंस शीट पर क्रेडिट रिस्क कैरी करता है, लिखा है ना, लैंडर कैरी क्रेडिट रिस्क ऑन द बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं बीएसएल। दूसरा होता है हमारा एमपीएल। एमपीएल होता है हमारा मार्केट प्लेस लैंडिंग। एक तो बैलेंस शीट लैंडिंग हो गया और एक होता है हमारा मार्केट प्लेस लैंडिंग, बैलेंस शीट लैंडिंग और मार्केट प्लेस लैंडिंग। तो बैलेंस शीट लैंडिंग बीएसएल, एमपीएल यानी कि मार्केट प्लेस लैंडिंग। तो दोस्तों एमपीएल में क्या होता है कि प्लेटफॉर्म लैंडर और बोरोवर को मैच करता है। सिंपल सा वर्ड याद रखिए कि बीएसएल मतलब कि अपन रिस्क, अपना रिस्क है, ऑन रिस्क, यानी कि लैंडर रिस्क कैरी करेगा। एमपीएल में मतलब कि मैच एंड लोन, समझे। एक दोस्तों आप पढ़ेंगे वर्ड बीएनपीएल। बीएनपीएल क्या होता है, बाय नाउ पे लेटर, यानी दोस्तों ये ट्रेंड बूम कर रहा है। आपने देखा होगा नियो बैंक, तो दोस्तों नियो बैंक डिजिटल ओनली होते हैं, आपको मैंने पहले बताया। एलएसपी क्या होता है दोस्तों, लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आपका एमपीए आएगा, फिनटेक प्लेटफॉर्म आएंगे, नियो बैंक आएंगे। तो ये लोन ऑरिजिनेट करते हैं और बीएसएल को ट्रांसफॉर्म करते हैं। बीएसएल अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, राइट। बीएसएल क्या होता है, बैलेंस शीट लैंडिंग को ट्रांसफॉर्म करते हैं। दोस्तों पेमेंट इकोसिस्टम की बात कर लें तो पेमेंट रेगुलेट हुआ एक एक्ट का नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है 2007 से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आरबीआई को कंट्रोल मिला। चलिए एक बार रिकॉल कीजिए, मैंने आपको क्या बताया बीएसएल के बारे में। बीएसएल में रिस्क अपना होता है, रिस्क ऑन होता है, और एमपीएल में मैच और लोन वाला कंसेप्ट आता है एमपीएल में। फिर मैंने आपको बताया कि बीएनपीएल का बूम है, कोई टाई अप नहीं होता। एलएसपी और एलएसपी इकोसिस्टम का मतलब है कि आप ऑरिजिनेट कीजिए और पास कीजिए। पीएसएस एक्ट के बारे में बताया, आरबीआई कंट्रोल देता है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर और स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन एनईसीएस के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि पैन इंडिया मल्टी क्रेडिट सिस्टम, एक सिंगल डेबिट से मल्टीपल बेनिफिशियरी अकाउंट क्रेडिट होते हैं, लिखा है ना, मल्टीपल क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट वाया सिंगल डेबिट, मतलब एक बार डेबिट कीजिए और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट कीजिए। दोस्तों सीबीएस ब्रांच पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, जितने भी सीबीएस सेंट्रल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन ब्रांचेज है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एनईसीएस क्रेडिट में। एक को डेबिट करना, मल्टीपल को क्रेडिट करना। फिर आता है हमारा आरईसीएस, जिसको बोलते हैं हम लोग रीजनल क्लियरिंग,
आर से रीजनल आता है। तो एनईसीएस का मिनी वर्जन है, सिर्फ आरबीआई रीजनल ऑफिस ज्यूरिडिक्शन में काम करता है, समझे। तो मतलब आरबीआई के जो रीजनल ऑफिस ज्यूरिडिक्शन होते हैं ना, उसी में ये काम करता है आरईसीएस। स्पॉन्सर बैंक वैलिडेट करता है डेटा को, ठीक है। तो याद रखिएगा, रीजनल रीच है, लोकल लूप है। ईसीएस जानते ही होंगे आप, डेबिट के लिए होता है, तो यूटिलिटी बिल कलेक्ट करने के लिए होता है ये। जैसे इसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम डेबिट होते रहेगा, और मैंडेट बेस्ड होता है, लिखा है ना, मैंडेट बेस्ड है, आपको मैंडेट देना पड़ता है। बहुत सारे सिटीज में एक्टिव है ये। ईएफटी का नाम सुने होंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये दोस्तों लेट 1990s में रिटेल फंड ट्रांसफर के लिए आया था। ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, 15 मेजर सेंटर कवर करता है, लिखा है ना, 15 मेजर सेंटर। और इसको एनईएफटी के द्वारा रिप्लेस किया गया, ठीक है। अब एनईएफटी ने इसको रिप्लेस कर दिया, पहले ईएफटी होता था, अब एनईएफटी आ गया है। तो दोस्तों एनईएफटी के बारे में आप जानते ही होंगे, कैश एक्सेप्ट होता है, कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं। इंडो नेपाल रेमिटेंस 2 लाख तक का होता है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो जो अलग से चीज होता है ना, वही पूछा जाता है। जैसे आपसे इंडो नेपाल रेमिटेंस पूछ देगा, तो 2 लाख तक का है, पहले 50,000 था, बढ़ा के 2 लाख किया गया। 48 जो है हाफ आवरली बैचेज होते हैं, और दोस्तों 24x7x365 अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों एन याद रखिएगा की पॉइंट, जब भी आपको ये वर्ड दिखे एनईसीएस, एनईसीएस समझिए कि नेशन वाइड है, राइट। नेशन वाइड क्रेडिट 1 डेबिट, एक डेबिट कीजिए, क्रेडिट करते रहिए बहुत सारे अकाउंट को। आरईसीएस बताया, रीजनल रीच होता है, लोकल लूप की तरह काम करता है। ईसीएस मतलब कि आप इजी डेबिट होगा, जैसे आपको बिल्स जितने भी आते हैं वो ईसीएस पे होते हैं। ईएफटी के बारे में बताया, ओल्ड गार्ड है। और एनईएफटी जो है कभी भी खत्म नहीं होता, नेवर एंड एनी टाइम, प्लीज इसको याद रखेंगे। आगे हम लोग आरटीजीएस की बात करते हैं। आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, राइट। तो दोस्तों ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2004 मार्च में इंट्रोड्यूस हुआ। याद रखिएगा, एनजी आरटीजीएस, ये आईएसओ 20022 को यूज करता है। इसका फ्लोट वैल्यू है 2 लाख, अवेलेबल है 24x7x365, ठीक है। तो ये आरटीजीएस के बारे में याद रखेंगे, कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्या यूज करता है, प्लीज रिमेंबर इट, आरटीजीएस। दोस्तों सीसीआईएल की बात कर लें, ये अप्रैल 2001 में सेटअप हुआ था। सीसीआईएल मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेक्स ट्रेड, ये क्लियर करता है, लिखा है ना, क्लियर ट्रेड इन मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड फॉरेक्स डील। एक तरह का सीसीपी का काम करता है। सीसीपी क्या होता है? हमारा सेंट्रल काउंटर पार्टी, ठीक है, ये सीसीपी का काम करता है। और दोस्तों काउंटर पार्टी रिस्क को एलिमिनेट करेगा, और रूपी डेरिवेटिव और ओटीसी रिपोर्टिंग को भी ऑफर करेगा, लिखा है ना, ऑफर रिपोर्टिंग, रूपी डेरिवेटिव एंड ओटीसी रिपोर्टिंग, राइट। तो ये सीसीआईएल के बारे में याद रखेंगे। उसके बाद हमारा प्रीपेड पेमेंट सिस्टम आता है, पीपीएस बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है? स्टोर्ड वैल्यू इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका स्मार्ट कार्ड है, वॉलेट है, वाउचर है, राइट। पीपीएस वैल्यू लोड होती है कैश, बैंक, डेबिट, क्रेडिट से। इसको पीएसएस के अंदर रेगुलेट किया जाता है। इसका टिप्स है पे बिफोर स्वाइप एंड स्टोर, प्लीज इसको याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्विकली रिकैप कीजिए, आरटीजीएस के बारे में क्या बताया? बहुत फास्ट है आरटीजीएस, ठीक है। सीसीआईएल के बारे में बताया आपको कि क्लियर है और सिक्योर होता है, यहाँ देखिए लिखा गया सीसीआईएल के बारे में। और दोस्तों काउंटर पार्टी रिस्क को कम करता है, ये सबसे बड़ा फायदा है। और प्रीपेड मतलब कि पहले पे करो और स्वाइप करो, स्टोर करो, ये सब ये स्मार्ट सिस्टम के नाम दिए गए हैं। दोस्तों प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो मतलब क्या हुआ? स्टोर वैल्यू इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि स्मार्ट कार्ड है, वॉलेट है, वाउचर्स हैं, एक्सेट्रा। तो वैल्यू लोड होती है कैश, बैंक, डेबिट या क्रेडिट के माध्यम से। इसको पीएसएस एक्ट के अंदर रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन है अगस्त 21 का। और दोस्तों याद रखिएगा, प्रीपे एंड प्ले, स्टोर बिफोर स्पेंड, यही इसका बेसिक लॉजिक है। मोबाइल बैंकिंग दोस्तों गाइडलाइन जो आया था 2008 में, अक्टूबर 2008 में आया था, और सिर्फ लाइसेंस बैंक विद फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, लिखा है साफ साफ। और दोस्तों इसका फोकस है सिक्योरिटी और इंटरऑपरेबिलिटी पे। मोबाइल बैंकिंग का फोकस किस चीज पे है? सिक्योरिटी पे है और इंटरऑपरेबिलिटी पे फोकस है। ये रियल टाइम ट्रांसफर करता है अक्रॉस बैंक एंड नेटवर्क। तो याद रखिएगा, मोबाइल मूव, बैंक इन पॉकेट। फिर एटीएम या पीओएस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात कर ले, तो दोस्तों एटीएम ट्रांजेक्शन में 2 वर्ड याद रखेंगे। ऑनस मतलब कि ऑन बैंक एटीएम, मतलब अपना बैंक एटीएम। ऑफर्स मतलब अदर बैंक एटीएम, ठीक है। फ्री लिमिट्स क्या क्या है? 5 ऑनस पर मंथ, अपने बैंक एटीएम पे 5 पर कर सकते हैं। 3 ऑफर्स एट मेट्रो और 5 ऑफर्स एट नॉन मेट्रो, ठीक है। तो 5 ऑनस पर मंथ, 3 ऑफर्स, ये आपको रिटेल बैंकिंग में भी काम देगा, इसको नोट कर लीजिएगा। 5 ऑनस पर मंथ, 3 ऑफर्स एट मेट्रो एंड 5 ऑफर्स एट नॉन मेट्रो। दोस्तों पीओएस टर्मिनल की बात कर ले, तो पीओएस टर्मिनल मोर देन 5 लाख और ऑनलाइन गेटवे इंटरमीडिएटरी के थ्रू होता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे हम लोग। उसके बाद आरटीजीएस मेंबरशिप के टाइप्स की बात कर ले दोस्तों, इस पे सवाल पिछली बार आया था। तो देखिए दोस्तों, आरटीजीएस में एक्सेस लेवल अलग अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक्सेस लेवल की बात कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे टाइप बी है, तो टाइप बी में हमारे प्राइमरी डीलर आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इंटर बैंक, ओईटी या आईडीएल। फिर हमारा टाइप सी आता है, टाइप सी में हमारे पीपीआई इशूअर आएंगे और व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर आएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं WLAO, व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर।
ठीक है, तो आपको दो चीज बताया। टाइप बी में क्या बताया, प्राइमरी डीलर। टाइप सी में बताया आपको कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क जैसे कि एमएनएसबी और ओएटी। फिर टाइप डी में आपको बताया मैंने व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर, राइट। पीपीआई इशूअर नेफ्ट के लिए भी एलिजिबल होते हैं, रिव्यू होता है हर एक 2 साल पे, लिखा है ना, पीपीआई इशूअर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एनईएफटी, रिव्यूड आफ्टर एवरी 2 ईयर। दोस्तों बी फॉर बैंक, सी फॉर कार्ड, डी फॉर डिजिटल। देखिए याद रखना काफी आसान है। बी जो है वो बैंक के लिए यानी प्राइमरी डीलर के लिए, सी जो है वो कार्ड के लिए है, और डी जो है वो किसके लिए, डिजिटल के लिए। देखिए ना, आप चाहे डब्ल्यूएलओई की बात कर लें, पीपीआई इशूअर की बात कर लें, तो ये तीन आपको मैंने 3 तरह के एक्सेस लेवल बताए। एनपीसीआई की बात कर ले दोस्तों, ये 2009 में आरबीआई और आईबीए के अंदर सेटअप हुआ था, आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन। ये नॉट फॉर प्रॉफिट है। इसने एनएफएस को टेक ओवर किया। एनएफएस होता है हमारा नेशनल फाइनेंशियल स्विच। इसके प्रमोटर बैंक में नाम देख सकते हैं, बैंकों का नाम यहाँ लिखा हुआ है। और दोस्तों इसको 2020 में पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इंक्लूड हो गए इसमें एनपीसीआई में। रुपए की बात कर लें तो इंडिया का इंडिजिनस कार्ड नेटवर्क है, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, सब कुछ सपोर्ट करता है। दोस्तों इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होती है। एक याद रखेंगे, एनसीएमसी फंक्शनैलिटी होती है ट्रांजिट के लिए। तो दोस्तों क्विकली रिकैप कीजिए की पॉइंट्स को। मैंने आपको आरटीजीएस मेंबरशिप के बारे में बताया, बी, सी और डी। बी है बैंक के लिए, सी है कार्ड के लिए, डी है डिजिटल के लिए, याद रहेगा। एनपीसीआई की बात कर ले, नेशनल पेमेंट बैकबोन माना जाता है। रुपए का अपना दोस्तों स्वाइप सिस्टम है। चलिए आगे यूपीआई की बात कर लेते हैं। दोस्तों यूपीआई ने पेमेंट को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। रियल टाइम बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है मोबाइल ऐप के माध्यम से, और एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, एक ऐप से मल्टीपल बैंक आप हैंडल कर सकते हैं। वन ऐप ऑल बैंक्स, लिखा है ना। आईएमपीएस की बात कर लें तो आईएमपीएस दोस्तों 24/7 इंस्टेंट रिटेल सेटलमेंट देता है, एनईएफटी से काफी ज्यादा फास्ट है। एनपीसीआई इसे मैनेज करती है। आईएमपीएस को कौन मैनेज करता है, एनपीसीआई मैनेज करता है, राइट। इजिली याद रखिए, आईएमपीएस मतलब इंस्टेंट पैसा सेंड। बीबीपीएस होता है हमारा भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो एक वन स्टॉप हब माना जाता है रेकरिंग बिल पेमेंट के लिए, लिखा है ना, वन स्टॉप रेकरिंग बिल पेमेंट। और आरबीआई का मैंडेटेड सिस्टम है कन्वीनियंस के लिए। उसके बाद आता है हमारा रुपए। रुपए क्या होता है दोस्तों, इंडिया का इंडिजिनस कार्ड नेटवर्क है। इसमें आप देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ठीक है, ये आपके कंटेक्टलेस और एनसीएमसी को सपोर्ट करता है। ग्लोबल अलायंस होता है दोस्तों। आप जैसे देखेंगे डिस्कवर, जेसीबी, यूनियन पे, सब ग्लोबली मिलकर इस पे काम करते हैं, ग्लोबल अलायंस है। दोस्तों याद रखेंगे, यूपीआई जो है वन ऐप ऑल बैंक। आईएमपीएस हमारा इंस्टेंट पैसा भेजने का तरीका है। बीबीपीएस हमारा बिल इन वन चेक है। और रुपए हमारा स्वाइप देसी गो ग्लोबल, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़े हम लोग, तो हम बात करते हैं जेनेसिस की। आरबीआई के बारे में बात हो रही है, तो इसमें देखिए आरबीआई कैसे बना। 1926 में रोयल कमीशन ने सेंट्रल बैंक सजेस्ट किया। 1927 में दोस्तों बिल विड्रॉ किया गया। ये सब इतना नहीं पूछेगा। मेन है आपका प्राइवेट बैंक। देखिए आरबीआई प्राइवेट बैंक के रूप में 1 अप्रैल 1935 को स्टार्ट हुआ। इसका इनिशियल पेड अप कैपिटल था कितना, 5 करोड़। ये पूछा गया था पिछले बार, याद रखिएगा। इंडिया बर्मा दोनों को सर्व करता था, ठीक है। चेंजेस की बात कर ले दोस्तों, पार्टीशन के बाद बर्मा एग्जिट हुआ, पाकिस्तान एग्जिट हुआ, फिर नेशनलाइज किया गया 1949 में, 1949 में, समझे। फिर ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, देखिए मेन ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, नोट इश्यू करना, रिजर्व को बनाए रखना, क्रेडिट और करेंसी को मैनेज करना, यानी कि स्टेबल मनी, आरबीआई हनी। तो आइडिया टू एक्ट, आरबीआई बॉन्ड। 1935 में दोस्तों आरबीआई लाइव हुआ था। 1949 में नेशनलाइजेशन हुए थे। स्टेबल मनी, आरबीआई हनी, ये सब याद रखेंगे। देखिए सेक्शन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है, ये कहता है कि सेंट्रल बोर्ड का कंट्रोल है, ठीक है, यानी कि जो हमारी सेंट्रल बोर्ड है ना, वो आरबीआई के अफेयर को देखती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर 7। 8 और 9 में दोस्तों इसका कंपोजिशन है। इसके अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, 4 लोकल बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 10 एक्सपर्ट होंगे। ये देखिए सेक्शन नंबर 8 और 9 जो है वो इस कंपोजिशन को बताता है। मतलब एक गवर्नर रहेगा, 4 डिप्टी गवर्नर रहेगा, 4 लोकल बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, 10 एक्सपर्ट होते हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, लोकल बोर्ड होते हैं 4 टेरिटरी में अलग अलग, और प्रत्येक टेरिटरी में 5 मेंबर होंगे, ठीक है। ये देखिए पूरा एकदम बुक में पढ़ेंगे ना, तो ये आपको 3-4 मतलब एक पूरा आधा पेज में कवर्ड है। और यहाँ मैंने मेन पढ़ना आपको बता दिया। 4 डिप्टी गवर्नर, 4 लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव, 10 एक्सपर्ट और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर, ये इसका कंपोजिशन है। सेक्शन 11-13 में बोला गया कि गवर्नमेंट जो है गवर्नर को हटा भी सकती है। बोर्ड साल में 6 बार मीट करेंगे, क्वार्टरली कम से कम करना ही करना है, ठीक है। फिर सेक्शन 17 में दोस्तों आरबीआई की बिजनेस की बात हो रही है। आरबीआई क्या कर सकता है, जैसे देख सकते हैं आपकी वो यहाँ पे देखिए वही बताया गया है कि परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है फॉरेक्स सिक्योरिटी को, बिल को रीडिस्काउंट कर सकता है, राइट, बिल रीडिस्काउंट कर सकता है, लोन ग्रांट कर सकता है, और दोस्तों और क्या कर सकता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ के अंदर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ये सेक्शन 17 की बात हो रही है।
फिर हमारा आता है सेक्शन नंबर 18A, जो कि लोन वैलिडिटी को डिस्कस करता है। तो देखिए दोस्तों, आरबीआई के दिए लोन किसी और लॉ के अंदर क्वेश्चन नहीं हो सकते, ठीक है ना। आरबीआई लोन कैन नॉट बी क्वेश्चन अंडर अदर लॉ, प्लीज रिमेंबर इट। मतलब आरबीआई का जो लोन है ना, उसको आप किसी और लॉ के अंदर क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या है, अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम के हिसाब से इम्पावर नहीं है तो, ठीक है। तो लोन सिर्फ आरबीआई सील्ड होता है। सेक्शन नंबर 19 में दोस्तों प्रोहिबिटेड बिजनेस की बात की गई है। क्या क्या चीज प्रोहिबिटेड है, आरबीआई क्या नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं कर सकता, शेयर परचेज नहीं कर सकता, इमूवेबल प्रॉपर्टी लोन नहीं ले सकता, डिपॉजिट या करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं दे सकता। ये पिछले बार सवाल आया था, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आरबीआई ना ट्रेड कर सकता है ना शेयर कर सकता है। फिर हमारा सेक्शन 20 से 22 बोलता है कि आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर है, स्टेट का बैंकर है, और इसके पास सोल राइट है करेंसी इशू करने का, ठीक है। समराइज कर लीजिए, आरबीआई डील करता है फॉरेक्स और सिक्योरिटीज में, बिल्स में। लोन सेफ है, आरबीआई का शील्ड की तरह काम करता है। सेक्शन 19 के बारे में बताया कि आरबीआई जो है ट्रेड नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता, गवर्नमेंट का बैंकर होता है, आरबीआई मनी। फ्रेंड्स, उसके बाद जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो 24 और 26 नंबर है, जिसमें आपको बताया जाता है कि डिनोमिनेशन की बात होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नोट्स डिनोमिनेशन जो है 10,000 तक अलॉट है, गवर्नमेंट डिसकंटिन्यू भी कर सकती है, और जितने भी नोट्स है वो लीगल टेंडर गारंटेड होते हैं सरकार के द्वारा। सेक्शन नंबर 27 से 29 में कहा गया है कि टॉन सॉइल नोट जो है रीइश्यू नहीं किया जाता। यदि मान लीजिए कि लॉस्ट या सॉइल नोट्स का क्लेम भी नहीं मिलता, राइट, नो स्टाम्प ड्यूटी ऑन नोट्स। तो याद देखिएगा, ओल्ड नोट्स को हटा दिया गया है, कोई स्टाम्प भी नहीं लगता है। फिर दोस्तों सेक्शन 30 बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो पावर को सुपरसीड करेगी। अगर मान लीजिए आरबीआई ऑब्लिगेशन मीट नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट आरबीआई बोर्ड को सुपरसीड कर सकती है और पावर अपॉइंटेड एजेंसी को ट्रांसफर हो जाती है, समझे। तो यही कह रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं, गवर्नमेंट कैन सुपरसीड आरबीआई बोर्ड इफ ऑब्लिगेशन नॉट मेट, एंड जो भी एजेंसी अपॉइंट किया जाएगा उसको पावर ट्रांसफर हो जाएगा, सेक्शन नंबर 30 में। सेक्शन नंबर 33 है, उसके बाद है हमारा क्योंकि डिपार्टमेंटल एसेट के रिगार्डिंग, यानी कि दोस्तों इशू डिपार्टमेंट को गोल्ड, फॉरेक्स, बुलियन, कॉइन, सिक्योरिटीज होल्ड करने होते हैं इक्वल टू लायबिलिटी। चलिए क्विकली रिवाइज कीजिए। पहले मैंने आपको बताया कि नोट लीगल है, गवर्नमेंट का सील होता है, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों ओल्ड नोट को हटा दिया गया, कोई स्टाम्प शॉर्ट नहीं है। फिर बात की गई गवर्नमेंट ओवरराइट की, राइट, गवर्नमेंट ओवरराइट। और फिर बात की गई गोल्ड एंड फॉरेक्स की, जो कि आरबीआई की प्रोडक्ट है, राइट, गोल्ड एंड फॉरेक्स आरबीआई प्रोडक्ट। चलिए आगे बात कर ले हम लोग सेक्शन नंबर 34 की। तो फ्रेंड्स, आरबीआई का जो हिडन पावर है उसको समझना आपको बोरिंग लगता है, तो आइए देखते हैं। सेक्शन नंबर 34 से 45 तक आसानी से समझते हैं। सेक्शन नंबर 34 में कहा गया है कि डिपार्टमेंटल लायबिलिटी, तो आरबीआई की लायबिलिटी है जितने करेंसी नोट्स और बैंक नोट सर्कुलेशन में है, ठीक है, तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। फिर हमारा सेक्शन 40 आता है जो कि फॉरेक्स ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। तो आरबीआई ऑथराइज पर्सन के साथ फॉरेक्स खरीद सकता है, फॉरेक्स बेच सकता है, मिनिमम 2 लाख का होगा, और सरकार रेट जो है ना वो गवर्नमेंट और आईएमएफ ऑब्लिगेशन के हिसाब से होता है। सेक्शन नंबर क्या है, 40, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, प्लीज याद रखिएगा। आरबीआई ऑथराइज पर्सन के साथ फॉरेक्स खरीद और बेच सकता है मिनिमम 2 लाख का, ठीक है। सेक्शन 42 सीआरआर का रूल है, जिसमें आपको परसेंटेज ऑफ डीटीएल जो है आरबीआई डिसाइड करती है, ठीक है, कोई मिनिमम और मैक्सिमम कैप नहीं है। ये 42 नंबर सेक्शन याद रखिएगा। और सेक्शन नंबर 24 याद रखिएगा, बीआरए एक्ट का है हमारा, ये एसएलआर से रिलेटेड, ये बीआरए एक्ट का है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है। उसके बाद सेक्शन नंबर 45A से लेके जी जो है उसके अंदर दोस्तों आता है हमारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन पावर, यानी आरबीआई जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, ठीक है, शेयर कर सकता है, जैसे लोन, सिक्योरिटी, गारंटी, क्रेडिट वर्दीनेस। तो दोस्तों ये सब क्रेडिट इंफॉर्मेशन पावर के रिगार्डिंग। तो क्विकली रिकैप कीजिए। लायबिलिटी का मतलब होता है नोट आउट। फिर उसके बाद आपको बताया फॉरेक्स फिक्स में बताया आरबीआई मिक्स, राइट, यहाँ देखिए फॉरेक्स फिक्स में आरबीआई मिक्स, यहाँ देखिए लिखा है। और सेक्शन 40 है ये हमारा। सेक्शन नंबर 42 में बोलता है कि सीआरआर जो है आरबीआई डिसाइड करेगी। क्रेडिट का सीक्रेट है जो कि आरबीआई खुद अपने पास रखती है। चलिए ये सब बात को ध्यान रखेंगे हम लोग दोस्तों। उसके बाद आती है डिस्क्लोजर रूल। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है, इसमें बिना आरबीआई के परमिशन का, बिना पब्लिक इंटरेस्ट का, बिना ये सब आप ये सब डिस्क्लोज नहीं कर सकते, समझे। और एक एक्ट है सीआईसी एक्ट के अंदर आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमारा एनबीएफसी का डेफिनेशन है, मतलब ऐसी कंपनी जिसका जिसका मेन काम डिपॉजिट लेना या लोन देना है। यहाँ पे लिखा है ना, मेन काम है डिपॉजिट लेना या लोन देना, राइट। तो आरबीआई अदर क्लासेस नोटिफाई कर सकता है। याद रखिएगा एनबीएफसी डिपॉजिट और लोन हब होता है, सिंपल वर्ड। फिर एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 45 का आईए नंबर सेक्शन। ये क्या बोलता है कि एनबीएफसी को आरबीआई रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए, और इनका जो नेट ऑन फंड है
ठीक है, वो कहा गया है कि मिनिमम 25 लाख का होना चाहिए और 100 करोड़ तक हो सकता है कुछ कैटेगरी में। मिनिमम कितना चाहिए? 25 लाख का। ये याद रखिएगा, एनबीएफसी का नेट ऑन फंड पूछा जाता है, मिनिमम कितना है? 25 लाख का है। तो दोस्तों अदर प्रोविजन क्या क्या है? इनको एसेट मेंटेन करना है, रिजर्व फंड मेंटेन करना है, फिर दोस्तों एड्स रेगुलेट करना है, कॉल इन्फॉर्मेशन फर्निश करना है स्टेटमेंट को, ऑडिटर की ड्यूटी है। तो ये सब अदर प्रोविजन है, आरबीआई के रूल्स हैं। दोस्तों एक बार समराइज कर लेते हैं फैक्ट को। पहले मैंने आपको क्रेडिट इन्फो के बारे में बताया, तो क्रेडिट इन्फो में बताया कि इसको लो रखिए। फिर एनबीएफसी के बारे में बताया कि दोस्तों याद रखिएगा कि एनबीएफसी जो है वो डिपॉजिट और लोन हब होता है, लाइसेंस और फंड दोनों चाहिए होता है, और मिनिमम नेट ऑन फंड कितना है दोस्तों? 25 लाख का है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? एनबीएफसी की बात कर रहे हैं, नेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और दोस्तों आरबीआई का रूल है जो कि एनबीएफसी ऑब्जे करेगी ही करेगी। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों डिस्क्लोजर रूल्स की बात कर लें तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कैसा होता है? कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, आरबीआई की परमिशन चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। ठीक है, सीआईसी एक्ट 2005 है। उसके बाद आई थिंक हमने अभी डिस्कस कर लिया, ये शायद रिपीट हो गया है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 5B है। सेक्शन नंबर 5B जो है वो बैंकिंग का मतलब बताता है। ठीक है, वो बताता है कि दोस्तों कि बैंकिंग का क्या मतलब है। तो जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, डिमांड करने पर रिपे करना, और चेक या ड्राफ्ट या ऑर्डर से विड्रॉ करना। ये सभी हमारे सेक्शन 5B के अंदर आते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 5C। इसमें कहा जाता है कि कोई भी कंपनी जो बैंकिंग बिजनेस भारत में करती है वो कहलाती है हमारी बैंकिंग कंपनी। मतलब कोई भी कंपनी जो बैंकिंग बिजनेस भारत में करती है वो क्या कहलाती है? बैंकिंग कंपनी। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो अपने बिजनेस के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं वो बैंकिंग नहीं कराएंगे। ठीक है, केवल बैंक बैंकिंग करते हैं, याद है, सेक्शन नंबर 5C याद रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा 5CC। इसमें ब्रांच का मतलब क्या होता है वो बताया गया, जहां पे डिपॉजिट रिसीव होती है, जहां पे चेक का कैशमेंट होता है, जहां पे पैसा लैंड होता है। इसीलिए ब्रांच को क्या कहा जाता है? कैश एंड क्रेडिट पॉइंट कहा जाता है। फिर आता है सेक्शन नंबर 6, मतलब ब्रांच क्या क्या कर सकती है। तो देखिए, मनी को बोरो करना, लैंड करना, बिल्स में, नोट्स में, फॉरेक्स और बुलियन में डील करना, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, सेफ कस्टडी, एजेंट के रूप में काम करना, लोन को अंडर राइटिंग करना। तो यानी कि बियॉन्ड बैंकिंग जो है बिल दिया जाता है। दोस्तों समराइज कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया डिपॉजिट, फिर लोन, फिर विड्रॉ। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, बैंकिंग डिफाइंड है ऐसे। उसके बाद दोस्तों केवल ब्रांच ही बैंकिंग करते हैं, यहाँ लिखा है वनली ब्रांच, वनली बैंक डू बैंकिंग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ब्रांच कैश और क्रेडिट पॉइंट माना जाता है। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो 8 और अच्छा उससे 8 और 9 में देखिए प्रोहिबिटेड एक्ट है। आई थिंक हमने ये डिस्कस किया है, प्रोहिबिटेड एक्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये सब हमने डिस्कस किया है। हाँ, सेक्शन 20 को थोड़ा देखिए। इसमें बैंक क्या नहीं कर सकते? अपने शेयर पे लोन नहीं दे सकते, डायरेक्टर या उनके फर्म, उनकी कंपनी से रिलेटेड इंडिविजुअल को लोन नहीं दे सकते। ठीक है, ये सब सेक्शन 20 में कहा गया है, लोन का रिस्ट्रिक्शन है। फिर सेक्शन 21 में कहा गया है आरबीआई का कंट्रोल, मतलब आरबीआई बैंक के एडवांस पर पॉलिसी सेट कर सकते हैं। क्या पर्पज है, कितना मार्जिन रखना है, लिमिट कितना रखना है, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, और बैंक को कंप्लाई करना मैंडेटरी है। तो मतलब आरबीआई बोलेगा तो बैंक को ऑब्जे करना ही करना है। ये सेक्शन नंबर 21 याद रखिएगा। फिर सेक्शन नंबर 22 लाइसेंसिंग से रिलेटेड है, मतलब किसी भी बैंक को आरबीआई लाइसेंस चाहिए तो उसके पास सॉल्वेंसी, फेयर मैनेजमेंट, एडिक्वेट कैपिटल, पब्लिक इंटरेस्ट, स्टेबिलिटी ये होना जरूरी है, सेक्शन 22 में कहा गया है। सेक्शन तो दोस्तों यहाँ पे की फोकस है कॉम्प्लायंस, मतलब कि सब कंडीशन का मेन गोल है डिपॉजिटर सेफ्टी और मॉनेटरी स्टेबिलिटी। समझे? तो दोस्तों अभी मैंने आपको कुछ की पॉइंट समझाया। कोई सेल्फ लोन नहीं ले सकते। ठीक है, फिर डायरेक्टर को भी लोन नहीं दे सकते। आरबीआई जो बोलेगा वो बैंक को ऑब्जे करना होगा। लाइसेंस के लिए दोस्तों लाइसेंस फर्स्ट, बैंकिंग नेक्स्ट। और फिर मैंने आपको हेलो 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 फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा 35A से लेके 35AB। तो इसमें कहा गया है कि आरबीआई जो है बाइंडिंग डायरेक्शन दे सकते हैं बैंक को, और इंसॉल्वेंसी या रिजोल्यूशन भी ऑर्डर कर सकते हैं अंडर आईबीसी स्ट्रेस एसेट के लिए। 36 का जो एसीए है एक्ट सेक्शन, उसमें दोस्तों बात की गई है सुपर सेशन की। मतलब क्या हुआ
कि आरबीआई जो है सरकार के साथ सुपरसीड कर सकते हैं एक बैंक बोर्ड को 12 महीना के लिए, लिखा है ना, अप टू 12 मंथ। आरबीआई कैन सुपरसीड बैंक बोर्ड फॉर अप टू 12 मंथ, ठीक है। और वो यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। फिर सेक्शन नंबर 45 जेडे से लेकर 45 जेडी की बात की गई है। तो इसमें क्या 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 कहा गया है कि इसमें डिपॉजिट है, सेफ कस्टडी है, लॉकर है, राइट। नॉमिनी को राइट मिलता है डिपॉजिटर के डेथ के बाद। और दोस्तों पेमेंट और एक्सेस के बाद फुल डिस्चार्ज मिलता है। ये 45 जेडी से लेकर जेडी में कहा गया है। फिर दोस्तों आपको मैंने पर्पस बताया, पर्पस एक ही है, पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब दोस्तों जितने भी पावर है उसका एम है कि डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करना और साउंड बैंकिंग इंश्योर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे डीएफआई की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डीएफआई में आपको पता होगा पहला जो डीएफआई था वो आईएफसीआई था, 1948 से बना था। फिर हमारा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट आया 1951 का। उसके बाद दोस्तों 50 से 77 के बीच में बहुत सारे डीएफआई का नाम आप देख सकते हैं, आईसीआईसीआई, एलआईसी, आईडीबीआई, हडको, ये सब के सब अलग अलग तरह के हमारे डीएफआईज हैं। अब दोस्तों 1974 के बाद क्या हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन हुआ। देख सकते हैं ये सब नाम है हमारा डीएफआई का, ठीक है। और मॉडर्न एरा में आप देख सकते हैं कि ये सभी नाफिड का फॉर्मेशन हुआ 2021 में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए। ओके, यहाँ बात की जाए पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि बैंक केवल पहले केवल वर्किंग कैपिटल की बैंक केवल वर्किंग कैपिटल देते थे, कैपिटल मार्केट काफी वीक था, ठीक है। कुछ इशू हाउसेज आए और दोस्तों मैनेजिंग एजेंसी जो है रिस्क को अवॉइड करते थे। फिर दोस्तों डीएफआई का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, रिसोर्सेज एलोकेट करना प्रायोरिटी सेक्टर को। यहाँ पे देखिए लिखा है इन्होंने कि डीएफआई का मेन ऑब्जेक्टिव लिखा है ग्रोथ एक्सेलरेशन, एलोकेटिंग रिसोर्स टू प्रायोरिटी सेक्टर, पीपीपी को प्रमोट करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, रूरल एंड हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों बियॉन्ड फाइनेंस क्या रोल है, एंटरप्रेन्योर स्किल, फिजिबिलिटी स्टडी, टेक्निकल एंड मैनेजरियल हेल्प। और क्लासिफिकेशन बता दें 4 तरह के होते हैं हमारे, डेवलपमेंट बैंक, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। ये 4 पिलर है, डेवलपमेंट, स्पेशलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट और स्टेट लेवल। हम डीएफआई के हमारे 4 पिलर्स हैं, याद रखेंगे। दोस्तों डीएफआई का मेन काम है लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना, लिखा है ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना इनका मेन काम है। मतलब नए नए यूनिट्स जो आ रहे हैं एक्सपेंशन करना, मॉडर्नाइजेशन करना, इनके लिए क्या देना दोस्तों, टर्म लोन देना। क्या देना, टर्म लोन देना, राइट, अप टू 10 ईयर्स। टेनर कितने साल का, 10 साल का। दोस्तों फिक्स एसेट पे मॉर्गेज देना। तो सिंपल से याद रखिएगा कि डीएफआई जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बना है। फंडिंग सोर्स कहां से आता है, तो पैसा कहां से आता है, तो देखिए सरकार से इक्विटी में, या आरबीआई का जो एनआईसीएलटीओ है, या एसएलआर का बॉन्ड है, या टैक्स सेविंग हमारा है, या ईसीबी से लेती है ऑन लैंडिंग के लिए, ईसीबी के माध्यम से आता है। ईसीबी होता है दोस्तों हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्ड। ऑपरेटिंग मॉडल की बात कर लें तो डीएफआई का मॉडल बहुत सिंपल है। आप लंबे के लिए बोरो बोरो कीजिए, बोरो लॉन्ग और लैंड लॉन्ग, 2 बार याद रखिएगा, बोरो लॉन्ग और लैंड लॉन्ग। लंबे बोरो कीजिए और लंबे समय के लिए लैंड कीजिए। मतलब मीडियम या लॉन्ग टर्म फंड फिक्स रेट पे बोरो करते हैं, एसेट मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, कोई रिफाइनेंसिंग नहीं होता, यहाँ पे कहीं रिफाइनेंसिंग की बात नहीं है। सवाल है कि डीएफआई क्यों थ्राइव किए। तो दोस्तों पहले जो बैंक थे ना वो सीएएस से रिस्ट्रिक्टेड थे, कॉर्पोरेट ईसीबी नहीं ले सकते थे, और कैपिटल या डेप्ट मार्केट सैलो था, लिखा है सैलो कैपिटल एंड डेप्ट मार्केट। तो गैप था, डीएफआई ने फिल किया, इसको याद रखिएगा, डीएफआई फिल द फाइनेंस गैप। चलिए तो हमने एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको डीएफआई के बारे में बताया, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है, इसमें दोस्तों गवर्नमेंट बैकिंग मिलता है, मार्केट एक्सेस मिलता है, और बोरो लॉन्ग लैंड लॉन्ग, ये कंसेप्ट है। बोरो लॉन्ग लैंड लॉन्ग, और डीएफआई जो होते हैं वो एफआईआई के फाइनेंस गैप फर्स्ट, राइट। अब तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों डीएफआई क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नरसिम्हन कमेटी की, जो कि अब हमारा 1998 में आया था। तो यूनिवर्सल बेसिकली यूनिवर्सल बैंकिंग की बात करेंगे तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि डीएफआई इवॉल्व होकर कमर्शियल बैंक बन जाए। मतलब बैंक टर्म फाइनेंस दे सकते हैं, तो डीएफआई वर्किंग कैपिटल भी दे सकते हैं, यानी कि वन रूफ के अंदर सारा फाइनेंस आ जाएगा। तो ये नरसिम्हन कमेटी 1 में कहा गया ना, 2 में, 1998 वाले में। तो यूनिवर्सल बैंकिंग का क्या फीचर है कि इंटीग्रेशन का मतलब है कि बैंक डाइवर्सिफाई करेंगे इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन में, राइट। बैंक विल डाइवर्सिफाई इनटू, बैंक इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है और लॉन्ग टर्म लोन भी दे सकती है, ठीक है। और दोस्तों डीएफआई शॉर्ट टर्म फाइनेंस देंगे। तो डीएफआई कैसे फाइनेंस देंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंस देंगे, और जो हमारा प्रूडेंशियल नॉर्म है वो स्ट्रिक्ट रहेगा। तो यूनिवर्सल में बैंक और डीएफआई का कॉम्बो आता है,
पॉलिसी का आउटकम क्या हुआ कि सरकार और आरबीआई का रिफॉर्म आया। आईसीआईसीआई ने 2002 में बैंक बना लिया, आईडीबीआई ने 2004 में आईडीबीआई बैंक बन गया। तो दोस्तों डीएफआई का बैंक में कन्वर्ट होना नरसिम्हन कमेटी 2 का देन है। गोल यही है, कंसोलिडेशन, यानी यूनिवर्सल बैंक और रिस्ट्रक्चर एनबीएफसी प्लस आरबीआई रेगुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना, यही मेन गोल है। चलिए आगे हम आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की रिकॉर्ड डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आईएफसीआई से स्टार्ट करते हैं। ये सारा डेटा जो आपको दिया हुआ है ना आईएफसीआई के बारे में। तो दोस्तों आईएफसीआई याद रखिएगा कि 1 जुलाई 1948 को गठन किया गया था आईएफसी एक्ट के अंदर। एक्ट का नाम क्या है दोस्तों? एक्ट का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्ट का नाम इन्होंने दिया है आईएफसी एक्ट। कब हुआ था? 1 जुलाई 1948 में हुआ था। और ये क्या हो गया, 1993 में ये कंपनी बन गई। इसका नाम आईएफसीआई लिमिटेड किया गया 1999 में। ये भारत का पहला डीएफआई है आईएफसीआई। इसका कैपिटल मात्र 10 करोड़ था, जिसको बढ़ाकर 250 करोड़ अमेंडमेंट के बाद 1986 के अमेंडमेंट के बाद 250 करोड़ तक हो गया। तो दोस्तों फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात कर लें तो दोस्तों आईएफसीआई का मेन काम था प्रोजेक्ट फाइनेंस करना, राइट। लॉन्ग टर्म लोन देना नए प्रोजेक्ट के लिए, एक्सपेंशन करना, मॉडर्नाइजेशन करना, रुपी और फॉरेन करेंसी लोन देना, प्लस गारंटी। सिंपल मंत्र है, ग्रीन फील्ड फोकस था इसका। प्रमोशनल एक्टिविटी की बात कर लें तो सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, एडवाइजरी भी देता है। यहाँ देखिए कॉर्पोरेट एडवाइजरी भी देता है, राइट। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग भी करता है, ज्वाइंट वेंचर का फॉर्मेशन करता है, एफडीआई के लिए कैटलिस्ट का काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का कंसल्टेंसी करता है। यानी कहने का मतलब कि फाइनेंस एडवाइजरी मिलकर हमारा ग्रोथ होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा आईएफसीआई भारत का पहला डीएफआई था और कैपिटल जंप इसमें 10 से लेकर 250 करोड़ हुआ। ग्रीन फील्ड फोकस था हमारा लोन और गारंटी, और फाइनेंस और एडवाइजरी मिलकर ग्रोथ आया। चलिए उसके बाद आईसीआईसीआई की बात कर लेते हैं। दोस्तों आईसीआईसीआई 1995 में सेटअप हुआ था, 1955 में सेटअप हुआ था। वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन से। ऑब्जेक्टिव था कि मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस करना। स्टार्टिंग में दोस्तों आईसीआईसीआई का फोकस था इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता था और अंडर राइटिंग गैप को फिल करता था। लिखा है ना, फील्ड गैप इन अंडर राइटिंग एंड कैपिटल मार्केट, प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म फंड। दोस्तों बात कर ले ट्रांसफॉर्मेशन की तो 1990 में लिबरलाइजेशन के बाद आईसीआईसीआई ने अपना मॉडल बदला। 1990 में दोस्तों लिबरलाइजेशन के बाद इसने अपना मॉडल बदला, राइट। और डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस आया। क्या आया? डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। तो डीएफआई से लेके अब बैंक बन गया। बहुत बड़ा लीप हुआ था 1990 के आसपास। और 1999 में दोस्तों आईसीआईसीआई पहली इंडियन कंपनी और पहला नॉन जापान एशियन बैंक था जो एनवाईएसई पे लिस्ट हुई। ये पूछा जा सकता है कि पहली इंडियन कंपनी कौन है जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी। तो याद देखिएगा इसका आंसर है आईसीआईसीआई, ठीक है। तो दोस्तों चलिए क्विकली रिकैप कीजिए। आईसीआईसीआई दोस्तों प्राइवेट बैंक, प्राइवेट ग्रोथ इंजन, फाइनेंस और अंडर राइटिंग का कंसेप्ट है यहाँ पे। डीएफआई से लेकर बैंक तक बहुत बड़ा लीप है और ग्लोबल स्टेज पे आईसीआईसीआई लीड करता है। दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव की क्या बात, ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले ये आईसीआईसीआई का मेन गोल था प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। यहाँ देखिए लिखा है प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ करना, ठीक है। ऑनरशिप, फिर इसके बाद दोस्तों मतलब लॉन्ग टर्म फंड देना, प्राइवेट ऑनरशिप को मजबूत करना, मॉडर्नाइजेशन और रिहेबिलिटेशन सपोर्ट करना, और फाइनली इक्विपमेंट फाइनेंस करना। मतलब एक तरह से समझे तो ये ग्रोथ का कैटलिस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? ग्रोथ का कैटलिस्ट माना जाता है। इसका फंक्शन क्या है देख सकते हैं आप कि आईसीआईसीआई सिर्फ पैसा ही नहीं देता, एडवाइजरी भी करता है। दिखा है ना, ये केवल पैसा ही नहीं देता दोस्तों, ये एडवाइजरी का भी काम करता है, राइट। तो लोन और इक्विटी, अंडर राइटिंग, गारंटी, प्रोजेक्ट एडवाइजरी फॉर कंपनी। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट काफी डाइवर्स थे, रुपी और फॉरेन करेंसी लोन, अंडर राइटिंग, गारंटी, लीजिंग, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। तो सिंपल सा मंत्र है कि लीज प्लस अंडर राइट, लीज प्लस अंडर राइट इज इक्वल टू लोन प्लस लीज प्लस अंडर राइट। ये सभी असिस्टेंट देते हैं। फिर बात कर ले मर्चेंट बैंकिंग की तो 1973 में 1973 में ये स्टार्ट हुआ था। आईसीआईसीआई ने कैपिटल मार्केट एड स्टार्ट किया। मैनेजमेंट इशू, यहाँ पे देखिए लिखा है कि इशू मैनेजमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग, एनआरआई इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग, राइट। तो मर्चेंट बैंकिंग को कहा जाता है मार्केट का ब्रिज माना जाता है। दोस्तों चलिए क्विकली रिकैप कीजिए, मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताया कि जो हमारा आईसीआईसीआई है वो ग्रोथ का कैटलिस्ट माना जाता है। उसके बाद फाइनेंस और एडवाइस मिलकर फुल सपोर्ट मिलता है, लोन और अंडरराइट प्लस लीज का फायदा मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की और आईडीबीआई की बात करते हैं दोस्तों। तो आईडीबीआई 1964 में 1964 में स्टैब्लिश हुआ था आरबीआई के सब्सिडरी के रूप में। और दोस्तों 1976 में सरकार ने गवर्नमेंट ऑन बन गया था। 1995 में आईपीओ आया और 2001 तक गवर्नमेंट स्टेक 58% हो गया, ठीक है। 1976 में गवर्नमेंट ऑन था, आईपीओ आया, स्टेक 58% हो गया था।
ठीक है। तो दोस्तों स्टार्टिंग कैपिटल था 50 करोड़, जिसको बढ़ाकर 1994 में 2000 करोड़ किया गया। फंड गवर्नमेंट, आरबीआई और इंस्टीट्यूशन से बोरो किए गए। दोस्तों फंक्शन की बात कर लें तो आईडीबीआई का एपेक्स रोल था कोऑर्डिनेशन और फाइनेंस, मतलब रिफाइनेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक, डायरेक्ट लोन देना, टेक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देना, मार्केट सर्वे। तो दोस्तों सिंपल सा मंत्रा क्या है यहाँ पे याद रखने का कि देखिए यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेट प्लस फाइनेंस इज इक्वल टू ग्रोथ। स्कीम की बात कर लें तो आईडीबीआई ने मल्टीपल स्कीम लॉन्च की थी, डायरेक्ट असिस्टेंट, सॉफ्ट लोन, टेक फंड। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इसके बारे में। यहाँ पे देखिए थोड़ा मैं आपको सभी स्कीम के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। तो आईडीबीआई याद रखिएगा एपेक्स इंडस्ट्रियल बैंक है। इसका इनिशियल कैपिटल 50 करोड़ था, बढ़ के 2000 करोड़ हुआ। ठीक है, कैपिटल बूस्ट करता है, कोऑर्डिनेट प्लस फाइनेंस इज इक्वल टू ग्रोथ, याद रखेंगे। एक स्कीम है जिसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट लोन स्कीम, थोड़ा सुनिए ध्यान से क्या होता है ये। देखिए दोस्तों सिडबी की बात, अच्छा पहले इसमें आईडीबीआई की बात कर लेते हैं। तो आईडीबीआई सॉफ्ट लोन स्कीम स्टार्ट हुआ था 1976 में। ये सीमेंट, टेक्सटाइल, शुगर, इंजीनियरिंग के लिए था, जिसमें आईएफसीआई और आईसीआईसीआई मिलकर ज्वाइंट पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो फिर टीडीएफ स्कीम था, ये भी आईडीबीआई का स्कीम था गवर्नमेंट। तो ये जो हमारा सॉफ्ट लोन है ये भी आईडीबीआई का था, ये मॉडर्नाइजेशन को हेल्प कर रहा था, समझे। और जो हमारा टीडीएफ स्कीम है ये सरकारी स्कीम है इंपोर्ट लाइसेंस के लिए। आईडीबीआई जो है मैचिंग रुपी लोन देता है टेक नो के लिए, टेक नो हाउ के लिए और डिजाइन के लिए। फिर आता है हमारा रिहैब असिस्टेंट। यहाँ पे आप एक वर्ड देखेंगे सिक यूनिट सपोर्ट। तो इसका क्या होता है दोस्तों, मतलब कि रिफाइनेंस स्कीम है इंडस्ट्रियल रिहेबिलिटेशन के लिए। और फिर आता है हमारा इनडायरेक्ट असिस्टेंस। तो रिफाइनेंस टर्म लोन दिया जाता है बैंक और एफआईज को। मर्चेंट मशीनरी बिल को रिडिस्काउंट किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन इंटरप्रेन्योर के लिए सीड कैपिटल आता है। ये सब वर्ड को ध्यान रखेंगे। पहले मैंने आपको सॉफ्ट लोन स्कीम के बारे में बताया, मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करता है, सीमेंट, टेक्सटाइल, शुगर, इंजीनियरिंग वगैरह में। टीडीएफ स्कीम के बारे में बताया, सरकारी स्कीम है इंपोर्ट लाइसेंस के लिए। एडीबीआई ने मैचिंग रुपी लोन दिया टेक नो हाउ के लिए। ठीक है, फिर आपको बताया मैंने रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, रिफाइनेंस वाला लोन है, राइट। तो रिफाइनेंस टर्म लोन है, बैंक को मिलता है। सिडबी की बात कर लें तो सिडबी 1990 में सेटअप हुआ था। और कौन सा एक्ट का नाम था, एक्ट का नाम था सिडबी एक्ट 1989, इसके अंदर सेटअप हुआ था। आईडीबीआई का सब्सिडरी था। इसने आईडीबीआई का स्मॉल स्केल पोर्टफोलियो टेक ओवर किया। तो सिडबी एमएसएमई का चैंपियन माना जाता है इसमें। इसके 4 पिलर्स हैं, फाइनेंसिंग, प्रमोशन, डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो 4 रोल है। इसके फंक्शन की बात कर लें तो ये सिडबी डायरेक्ट लोन देता है एमएसएमई को, और इनडायरेक्ट फाइनेंस के लिए पीएलआई को रिफाइनेंस करता है। लिखा है ना, 2 चीजें यहाँ लिखी है। एमएसएमई को डायरेक्ट लोन देगा और रिफाइनेंस लोन देगा। रिफाइनेंस लोन गिवन बाय पीएलआई, पीएलआई के द्वारा रिफाइनेंस लोन दी जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, डायरेक्ट लोन देता है एमएसएमई को और इनडायरेक्ट फाइनेंस के लिए पीएलआई को रिफाइनेंस करता है। फिर इसके स्पेशल इनिशिएटिव की बात कर लें तो सिडबी ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करता है, लिखा है ना, ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करेगा, एनर्जी एफिशिएंसी, टेक डेवलपमेंट, कमर्शियलाइजेशन को प्रमोट करेगा। दोस्तों कीवर्ड को पकड़िए, सिडबी एमएसएमई का चैंपियन माना जाता है। 4 रोल बताया आपको, फाइनेंस, प्रमोट, डेवलप, कोऑर्डिनेट। डायरेक्ट हेल्प प्लस रिफाइनेंस का बूस्ट मिलता है। आगे हम बात कर ले कुछ स्पेशल केसेस की, आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे एमएसएमई सपोर्ट की। देख सकते हैं आप कि सिडबी सिर्फ लोन ही नहीं देता बल्कि एमएसएमई की मार्केटिंग चैनल एक्सपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फैक्टरिंग और लीजिंग प्रोवाइड करता है सिडबी। उसके बाद दोस्तों ये सेमी अर्बन एरिया में भी जॉब प्रमोट करता है, और टेक को तो अपग्रेड करता ही करता है। तो मार्केट प्लस मॉडर्नाइज प्लस जॉब। फिर आता है हमारा सिडबी का डायरेक्ट फाइनेंस। तो सिडबी के जो लोन स्कीम है ना, वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन, फॉरेन करेंसी लोन, रिसेबल फाइनेंस, इक्विटी सपोर्ट, एनर्जी सेविंग स्कीम, राइट, ये सब के सब इंक्लूडेड है। तो याद रखिएगा डायरेक्ट बूस्ट मिलता है लोन और इक्विटी के माध्यम से। फिर धीरे धीरे डायरेक्ट फाइनेंस हो गई ना। ठीक है, फिर हमारा आता है इनडायरेक्ट फाइनेंस। इनडायरेक्ट फाइनेंस में क्या होता है कि सिडबी जो है ना पीएलआई को रिफाइनेंस करता है, प्रोवाइड रिफाइनेंस टू पीएलआई, राइट। तो पीएलआई को रिफाइनेंस देता है बैंक और स्टेट इंस्टीट्यूशन, ताकि एमएसएमई क्रेडिट फ्लो स्ट्रांग हो, लिखा ना, टू स्ट्रेंथन द क्रेडिट फ्लो टू एमएसएमई। तो रिफाइनेंस टू द पीएलआई। फिर दोस्तों इनडायरेक्ट एड कहते हैं इसको, रिफाइनेंस का रूट है। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है कि छोटे छोटे बिजनेस और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के लिए सिडबी माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करता है, छोटे छोटे बिजनेस के लिए माइक्रो क्रेडिट देना। तो दोस्तों याद रखिएगा, मार्केट प्लस मॉडर्नाइज प्लस जॉब। डायरेक्ट बूस्ट मिलता है लोन और इक्विटी से, इनडायरेक्ट बूस्ट मिलता है रिफाइनेंस रूट से। माइक्रो क्रेडिट का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अब दोस्तों सिडबी के कुछ स्कीम्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे स्पीड है, स्पीड का मतलब क्या हुआ, स्पीड का मतलब है लोन फॉर इक्विपमेंट परचेज। तो लोन किस लिए दिया जा रहा है, इक्विपमेंट खरीदने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा कि मशीनरी कॉस्ट का 100% तक जो है आपको लोन मिलता है।
मैक्सिमम जो है 1 करोड़ एनटीबी के लिए और 2 करोड़ के लिए, न्यू बिजनेस के लिए 1 करोड़ और एग्जिस्टिंग के लिए 2 करोड़। टेनर जो है 2 से 5 साल का मिलता है। मोरेटोरियम 3 से 6 महीना का मिलता है। तो स्पीड का मतलब याद रखेगा इक्विप फास्ट, इक्विप फास्ट याद रखेंगे तो स्पीड याद रहेगा। इक्विपमेंट के लिए मिलता है दोस्तों, 100% मशीनरी कॉस्ट कवर होता है, उसमें प्लस जोड़ दीजिए तो स्पीड प्लस बन जाएगा। सेम कंसेप्ट है लेकिन लिमिट बढ़ा दिया इन्होंने, 2 करोड़ का लिमिट कर दिया। 1 करोड़ था पहले, अब इन्होंने 2 करोड़ कर दिया है न्यू बिजनेस के लिए, और एग्जिस्टिंग के लिए इन्होंने 3 करोड़ कर दिया है। तो प्लस मतलब आपको बूस्ट मिल गया, समझे ना। प्लस से क्या हो जाता है, आपको बूस्ट मिल जाता है। फिर एक आता है हमारा टूलिप। फिर क्या आता है दोस्तों, हमारा टूलिप आता है। टूलिप क्या होता है दोस्तों, टॉपअप लोन होता है। टॉपअप लोन क्या है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है उसका 30%, समझे, या नेट सेल का 20%। मैक्सिमम कितना मिलता है इनको, 2 करोड़। फ्रेंड्स टूलिप में एक तरह से समझिए कि टॉपअप लोन है, 30% ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्सपोजर या नेट सेल का 20%, जो भी हो, ठीक है। और मैक्सिमम 2 करोड़ तक का मिलता है। टेनर 5 साल का होता है। तो टूलिप याद रखिएगा क्विक टॉपअप होता है। स्टार क्या होता है दोस्तों, स्टार मतलब होता है दोस्तों रूफ टॉप सोलर पीवी लोन। लिखा है ना, रूफ टॉप सोलर पीवी लोन होता है। 10 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक होता है। टेनर 5 साल का होता है। मोरेटोरियम 3 से 6 महीना का होता है। तो स्टार का मतलब होता है, याद रखिएगा, साइन विद सोलर। सोलर वर्ड पकड़िएगा, है ना। 2.5 लाख से 10 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक। और सेफ याद रखिएगा दोस्तों, सेफ क्या है कि सेफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान है। मतलब दोस्तों सेफ जो है 50 लाख तक होता है। टेनर इसका 5 साल का होता है, राइट। और दोस्तों ये हम ध्यान रखना है। और सेफ प्लस जो है 100 लाख तक का होता है। सेफ प्लस जो मिलता है ना दोस्तों, वो 100 लाख तक का होता है, राइट। और 4 महीना में रिपेबल होता है। तो सेफ समझिए क्या कि सिक्योर है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्राइसिस में, ठीक है, इमरजेंसी में। तो 50 लाख तक का होता है। और प्लस मतलब कि 100 लाख यानी 1 करोड़ तक का हो गया। और प्लस जो है बिगर सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। और टोरिट जो है वो वर्किंग कैपिटल असिस्टेंट करता है। तो डब्ल्यू आए ना, वो डब्ल्यू से वर्किंग कैपिटल याद रख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग लोन है उसका 20% आपको देगा। मैक्सिमम 25 करोड़ तक देगा। टेनर 4 साल का होगा। तो टूरिस्ट को याद रखिएगा स्विफ्ट रिवाइवल के रूप में। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया स्पीड, स्पीड के याद रखिएगा इक्विपमेंट के लिए मिलता है, फास्ट इक्विपमेंट परचेज के लिए मिलता है। फिर आपको बताया मैंने प्लस, प्लस जो है बिगर बूस्ट है, यानी कि अभी यहाँ पे एग्जिस्टिंग को 2 करोड़ था, यहाँ 3 करोड़ हो गया। एनटीवी को 1 था, यहाँ पे 2 करोड़ हो गया, इसलिए प्लस जुड़ गया। टूलिप जो है टॉपअप लोन होता है 30% एग्जिस्टिंग एक्सपोजर का। स्टार जो बोलता है कि सोलर के साथ साइन करो, साइन विद द सोलर, ये सब वर्ड पकड़िए, एकदम दिमाग में बैठेगा आपका। साइन विद सोलर। रूफ टॉप लोन होता है। सेफ जो होता है वो सिक्योरिटी मिलता है क्राइसिस के टाइम। और दोस्तों जो हमारा सेफ प्लस होता है वो बिगर सेफ्टी नेट देता है। टोरिट जो होता है वो स्विफ्ट रिवाइवल वाला स्कीम है। चलिए आगे बात करते हैं नबार्ड के बारे में थोड़ा। दोस्तों नबार्ड जुलाई 1982 में 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। और दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि एआरडीसी और आरबीआई का रिफाइनेंस फंक्शन को इसने टेक ओवर किया था। इसका फोकस क्या है, इसका फोकस है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, राइट। मेन फोकस हमने बात कर ली। उसके बाद क्रेडिट फंक्शन की बात कर लें तो दोस्तों नबार्ड जो है वो एसटीसीबी और आरआरबी को रिफाइनेंस प्रोवाइड करता है। किस चीज के लिए, क्रॉप लोन के लिए, ठीक है। और दोस्तों एसटीसीबी और आरआरबी को रिफाइनेंस देता है क्रॉप लोन और इनपुट मार्केटिंग के लिए। प्लस दोस्तों कैलामिटी रिलीफ के लिए कन्वर्जन लोन देता है। तो दोस्तों याद रखिएगा क्रॉप और कैलामिटी केयर दोनों इसका काम है। प्लानिंग रोल की बात कर लें तो नबार्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान बनाता है। लिखा है यहाँ पे पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान बनाता है नबार्ड, जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। बैंक को गाइड करता है ये। उसके बाद दोस्तों जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको आइडेंटिफाई करेगा, गवर्नमेंट और आरबीआई को एडवाइस करेगा। तो एक तरह से रूरल रोड मैप बनाता है। फिर हमारा इसका डेवलपमेंट रोल होता है दोस्तों, ट्रेनिंग और रिसर्च प्रमोट करता है, स्किल अपग्रेडेशन करता है, यहाँ लिखा है इन्होंने स्किल को अपग्रेड करना। फिर दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी को सुपरवाइज करना सस्टेन ग्रोथ के लिए। तो कीवर्ड्स को याद रखेंगे हम लोग। नबार्ड एक तरह का रूरल बैकबोन है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है क्रॉप और कैलामिटी केयर के लिए, रोड मैप प्लान करेगा और डेवलपमेंट रोल तो है ही है। चलिए इसके बाद जो कंसेप्ट है हमारा वो है एनएचबी का। एनएचबी हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये 9 जुलाई 1988 को एनएचबी एक्ट के अंदर सेटअप हुआ था। और दोस्तों पहला आरबीआई ऑन था, पहले अब ये फुल्ली गवर्नमेंट ऑन है। तो एक तरह से हाउसिंग हब माना जाता है। इसका गोल बहुत सिंपल है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि आपको एफोर्डेबल हाउसिंग, लिखा है ना यहाँ पे, एफोर्डेबल हाउसिंग क्रेडिट देना, फाइनेंस प्रमोट करना, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का नेटवर्क बिल्ड करना, एचएफसी जो होते हैं ना उनका नेटवर्क को बिल्ड करना, राइट, एचएफसी को रेगुलेट करना और रिसोर्सेज को ऑगमेंट करना, ये सब इसका मेन फंक्शन है। फाइनेंसिंग के रोल की बात कर ले दोस्तों, जो हमारा एनएचबी होता है वो रिफाइनेंस देता है लेंडर को हाउसिंग लोन के लिए, डायरेक्ट लैंडिंग करता है पब्लिक हाउसिंग के लिए, और गारंटी और एसपीवी प्रोवाइड करता है सिक्योरिटाइजेशन के लिए। डेवलपमेंट रोल की बात कर लें एनएचबी की, तो इंस्टीट्यूशन प्रमोट करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को फैसिलिटेट करता है,
मॉडल इसका एमओए या एओए मॉडल होता है, राइट। और दोस्तों सिंपल मंत्र है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेंथनिंग द नेटवर्क। चलिए आगे नैफिड की बात कर लेते हैं। दोस्तों रिकैप कीजिए, नाबार्ड एनएचबी क्या है दोस्तों, एनएचबी के बारे में क्या बताया आपको, हाउसिंग हब माना जाता है। ये दोस्तों अफोर्डेबल होम प्रोवाइड करता है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर आपको बताया दोस्तों कि ये फाइनेंस जो है होम के लिए फिल का काम करता है। डेवलपमेंट की हमने बात की, तो डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया दोस्तों ये स्ट्रेंथन करता है नेटवर्क, बस ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द नेटवर्क। तो एनएचबी क्लियर है ना, की पॉइंट को याद रखिएगा, नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना, फिल फॉर होम की तरह काम करता है। नैफिड की बात कर ले दोस्तों, तो देखिए दोस्तों नैफिड यानी कि फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ये सेटअप कब हुआ था, 2021 में सेटअप हुआ था, 2021 में, राइट। और दोस्तों ये आरबीआई इसको रेगुलेट करती है, और इसमें लिखा हुआ है कि एपेक्स बड़ी है इंफ्रा फाइनेंसिंग के लिए। इसका तो ऑथराइज कैपिटल है वो 1 लाख करोड़ का है, याद रहेगा ये सब पॉइंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन माना जाता है ये। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक मिनिमम आपका 26% का होना चाहिए। बाकी शेयर होल्डर में आपका क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, सॉवरेन फंड आ जाएगा, बैंक आ जाएंगे। इसके बोर्ड की बात कर लें तो बोर्ड में चेयरपर्सन होगा, एमडी होगा, डीएमडी होगा, गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। मतलब एक तरह का बैलेंस कंट्रोल मिलता है आपको। तो स्टेक होल्डर कितना स्टेक होता है, मिनिमम 26% का स्टेक होता है, ये तो याद रखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों इसका, गोल यही है कि लॉन्ग टर्म इंफ्रा फाइनेंस प्रोवाइड करना, बॉन्ड और डेरिवेटिव मार्केट को डेवलप करना, और दोस्तों इंडिया के इंफ्रा प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना। तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि बिल्ड बिग, लिखा है ना, यही ऑब्जेक्टिव है। फंक्शन क्या है दोस्तों कि नैफिड जो है वो सब्सिडी या ज्वाइंट वेंचर बना सकता है, इंफ्रा फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, और ट्रस्ट सेटअप करता है। आरईआईटी और आईएनबीआईटी का नाम आप सुने होंगे ना, इसके अंदर ट्रस्ट सेटअप करता है। तो चलिए एक बार रिकैप करते हैं, नैफिड क्या क्या कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन माना जाता है, फिर बैलेंस कंट्रोल करता है, बड़ा बनाता है, बिल्ड बिग, और लिखा है एक्सपेंड और इनेबल। चलिए ये सब बात को याद रखेंगे दोस्तों। माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है छोटे लोन और फाइनेंशियल सर्विस उन लोगों के लिए जो ट्रेडिशनल बैंकिंग जो ट्रेडिशनल बैंकिंग से दूर है। इसमें आपका माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो सेविंग, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो पेंशन, ये सब आते हैं। तो दोस्तों माइक्रो फाइनेंस का जो जर्नी है ना वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुआ है। पहले माइक्रो सेविंग था, फिर माइक्रो क्रेडिट आया, फिर माइक्रो इंटरप्राइज आया, फिर माइक्रो इंश्योरेंस, रेमिटेंस और माइक्रो पेंशन आया, यानी सेव से स्केल किया गया। इसके फेजेस की बात कर लें तो फेज 1 है हमारा प्री इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों क्या हुआ इसमें कि शुरुआत होती है एग्रीकल्चर क्रेडिट से, लिखा है ना, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट बना, आरबीआई ने एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट बनाया और रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव के थ्रू दिया। तो ये फेज 1 है हमारा, रूट्स ऑफ द रूरल क्रेडिट। फेज 2 आता है हमारा 1969 से लेकर 1980 तक, बड़ा सा एक्सपेंशन हुआ। लीड बैंक स्कीम नाम सुना होगा, बैंक नेशनलाइजेशन, आरआरबी बना, आईआरडीपी बना, नाबार्ड बना, ये हमारा फेज 2 हुआ। तो चलिए माइक्रो फाइनेंस को कहा जाता है स्मॉल लोन, छोटा लोन, बड़ा इम्पैक्ट। इवोल्यूशन हुआ सेव टू स्केल। फेज 1 को कहा जाता है हमारा रूट्स ऑफ रूरल क्रेडिट। फेज 2 को कहा जाता है बैंक और एसएचजी इंक्लूजन, ठीक है, एक तरह से इंक्लूजन को इंक्लूड करता है। तो 3 फेज में याद रखिएगा, फेज 1 हमारा रूट्स माना जाता है रूरल क्रेडिट का, फेज 2 में हमारा बैंक और एसएचजी को लाया गया, नाम देख सकते हैं, बैंक का नेशनलाइजेशन, आरआरबी, आईआरडीपी, नाबार्ड, ठीक है, एसएचजी इमर्ज हुआ। अब दोस्तों एक फेज 3 की बात कर लें तो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। तो दोस्तों 1992 में क्या हुआ, 1992 में क्या हुआ कि नाबार्ड ने एसएचजी बैंक लिंकेज को लॉन्च किया था, और 1996 में दोस्तों आरबीआई ने एसएचजी फाइनेंसिंग को प्रायोरिटी सेक्टर बना दिया 1996 में। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश का क्राइसिस आया था 2010 में, राइट, और 2014-16 में दोस्तों एमएफआई जो है वो बैंक बन गया, ठीक है। ये फेज 3 है, इसको लिंकेज कहा जाता है। तो 3 फेज याद रखिएगा, फेज 1 में रूट ऑफ रूरल क्रेडिट, फेज 2 में बैंक और एसएचजी मिले और इंक्लूजन हुआ, और फेज 3 में लिंकेज और रिलेशन। देखिए दोस्तों ग्रामीण बैंक मॉडल ना प्रोफेसर यूनिस ने 1983 में ग्रामीण बैंक स्टार्ट किया था। ये 5 मेंबर का ग्रुप था जिसमें कोई कोलेटरल नहीं मिलता था, और दोस्तों पूरा पूरा ट्रस्ट बेस्ड लोन था, और 99% का रिपेमेंट रेट था, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 2006 में, याद होगा आपको। डिलीवरी चैनल की बात कर लें तो माइक्रो फाइनेंस के 2 रोड है, एक तो इनफॉर्मल रोड है जिसमें मनी लेंडर, महाजन, ये सब आते हैं, और एक फॉर्मल रोड है इसके अंदर हमारे बैंक, एमएफआईज, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, एसएचजी, ये सब होते हैं। तो डिलीवरी के 2 रूट आपको बताएं। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा दोस्तों कि माइक्रो फाइनेंस अब क्रेडिट के साथ सेविंग, इंश्योरेंस, पेंशन भी कवर करता है, लिखा है ना, क्रेडिट, सेविंग, इंश्योरेंस सब कवर करने लगा। चलिए तो मैंने आपको 3 फेजेस समझा दिए। तो लिंकेज, फेज 3 था लिंकेज एंड रिलेशन। ग्रामीण को याद रखिएगा ट्रस्ट स्ट्रीम। डिलीवरी के लिए याद रखिएगा 2 रोड था, इनफॉर्मल रोड था, फॉर्मल रोड था डिलीवरी चैनल का। इंपैक्ट क्या पड़ा कि एक तरह से इंक्लूजन इंजन बन गया।
दोस्तों उसके बाद देखेंगे बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। तो दोस्तों कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटी को फाइनेंस करते हैं, राइट। और आरबीआई ने इसको मैंडेटरी बना दिया है अंडर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। दोस्तों एसएचजी के बारे में याद रखिएगा, एसएचजी छोटे से ग्रुप होते हैं, लगभग 10 से 20 मेंबर के ग्रुप होते हैं ट्राइबल हिली एरिया में, मिनिमम 5, मोस्टली बीपीएल फैमिली होते हैं। मेंबर अपनी सेविंग कॉमन फंड में डालते हैं, लिखा है ना, सेव टू द कॉमन फंड, सेविंग कहाँ डालते हैं, कॉमन फंड में डालते हैं। और फिर बैंक लिंकेज सीड करती है, लिखा है ना, सीक बैंक लिंकेज। दोस्तों ज्यादातर वुमेन लेड ग्रुप होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एसएचजी का 3 मॉडल यहाँ बताया गया है। मॉडल नंबर 1 में क्या लिखा है कि आपका ये बैंक प्रमोट एंड फाइनेंस एसएचजी, बैंक जो है एसएचजी को प्रमोट करती है, फाइनेंस करती है। सेकंड मॉडल में क्या है कि एनजीओ प्रमोट करती है, बैंक फाइनेंस करती है। और थर्ड मॉडल में एनजीओ प्रमोट और फाइनेंस दोनों करती है। पहले में बैंक ने प्रमोट और फाइनेंस किया, दूसरे में एनजीओ ने प्रमोट और बैंक ने फाइनेंस किया, और तीसरे में एनजीओ ने प्रमोट और फाइनेंस दोनों किया। मतलब 3 वे लिंक करने का है। और जो एमएफआई होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट, इसमें सोसाइटी, ट्रस्ट और ये सेक्शन 8 कंपनीज आती है। कुछ एमएफआई म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव आते हैं। और कुछ एमएफआई प्रॉफिट के लिए होते हैं, जैसे कि एनबीएफसी एमएफआई, समझे। तो रिकॉल कीजिए, बैंक को रूरल क्रेडिट का बैकबोन माना जाता है। एसएचजी के बारे में बताया कि स्मॉल ग्रुप है, बहुत बड़ा इंपैक्ट है। मॉडल बताया आपको 3 तरीका है लिंक करने का। एमएफआई के बारे में बोला कि 3 फॉर्म है और गोल एक ही है हमारा। चलिए इसमें दोस्तों एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम की यदि हम बात कर लें तो एसएचजी अपना सेविंग अकाउंट बैंक में खोल सकते हैं बिना प्रायर क्रेडिट के। केवाईसी नॉर्म सिंपल है और सीडीडी सिर्फ क्रेडिट स्टेज पर होता है। जब आप क्रेडिट लेंगे ना तभी आपका कॉमन ड्यू डिलिजेंस होता है। दोस्तों बोरोइंग लिंकेज की बात कर लें तो क्या है कि जो लोन रेशियो है वो 1:1 से लेकर 1:4 तक होता है। मैच्योर एसएचजी के लिए और भी ज्यादा है, कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए होती है। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग और नाबार्ड से 100% आपका रिफाइनेंस हो जाता है। तो बोरोइंग आपका लिंक्ड है और कोलेट्रल फ्री है। लोन का पर्पस क्या है दोस्तों कि बेसिकली लोन का यूज एसएचजी डिसाइड करते हैं, इमरजेंसी के लिए करना है, इनकम जनरेट के लिए करना है, एसेट खरीदना है या क्या करना है। तो दोस्तों 3 मॉडल आपको मैंने बताया, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। मॉडल 1 में क्या बताया, बैंक एसएचजी। मॉडल 2 में क्या बताया आपको कि बैंक एंड एनजीओ एसएचजी। और मॉडल 3 में बताया बैंक एनजीओ एसएचजी, ठीक है। तो मॉडल 2 सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। मॉडल 2 आपको जो यहाँ पे जो मैंने मॉडल 2 बताया ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें एनजीओ प्रमोट करता है, बैंक फाइनेंस करता है, समझे। तो ये मॉडल 3 जो 3 मॉडल है पाथ टू क्रेडिट। चलिए तो यहाँ पे देखिए मॉडल्स वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि मॉडल 1 बैंक एसएचजी, मॉडल 2 बैंक एनजीओ एसएचजी, मॉडल 3 बैंक एनजीओ एसएचजी। एनजीओ इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है। तो सेविंग फर्स्ट, सिंपल स्टार्ट। बोरोइंग जो है लिंक्ड और कोलेट्रल फ्री होता है। पर्पस यही है एसएचजी पावर। 3 पाथ है क्रेडिट का, अभी मैंने आपको मॉडल बताया। फिर आता है ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप। दोस्तों जेएलजी 4 से 10 मेंबर के ग्रुप होते हैं, सेम लोकेलिटी, सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले होते हैं। कोलेट्रल नहीं लगता, बस ज्वाइंट गारंटी होती है, लिखा है ना, नो कोलेट्रल, बस ज्वाइंट गारंटी होती है। नाबार्ड 100% रिफाइनेंस करता है जेएलजी को। जेएलजी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप होता है, मतलब ज्वाइंट गारंटी होता है, कोई कोलेट्रल नहीं मिलता। जेएलजी का पर्पस क्या है दोस्तों कि जेएलजी एसएचजी ग्रेजुएट के लिए है जो बिगर लोन चाहते हैं, मतलब बड़े बड़े एसएचजी जो उनको बड़ा बड़ा लोन चाहिए। प्लस स्मॉल मार्जिनल फार्मर, टेनेंट्स, आर्टिसन, इनके लिए भी अप्लाई होता है, समझे। तो इसे आसानी से याद रखेंगे, क्राइसिस कंट्रोल नीड, समझे। अब देखिए एक क्राइसिस आया था दोस्तों, एमएफआई क्राइसिस आया था आंध्र प्रदेश का 2010 में। इसमें क्या हुआ था कि ओवर लैंडिंग और कोएर्सिव रिकवरी की वजह से 45 डेज में दोस्तों 30 सुसाइड हो गई थी। इस क्राइसिस ने रेगुलेटरी ओवरऑल ट्रिगर किया। तो क्राइसिस ने बताया कि कितना जरूरी है इसको कंट्रोल करना। फिर एक कमिटी का नाम है मालेगाम कमेटी, नाम याद रखिएगा। इन्होंने डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया, एनबीएफसी एमएफआई का कैटेगरी लाया, फिर क्वालिफाइंग एसेट को डिफाइन किया, कैपिटल नॉर्म सेट किए, इंटरेस्ट कैप लगाया, ट्रांसपेरेंसी और ग्रीवियंस रिड्यूसल मैंडेटरी बनाया, समझे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है। तो जेएलजी हमारा ज्वाइंट गारंटी मिलता है, कोई कोलेट्रल नहीं देना पड़ता। क्रेडिट को स्केल अप करने के लिए जेएलजी का यूज होता है। मालेगाम कमेटी याद रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस में डिसिप्लिन लाने का काम किया। दोस्तों अब बात करेंगे कोलेट्रल फ्री लोन के बारे में। कोलेट्रल फ्री लोन होता है दोस्तों मतलब कि लोन बिना सिक्योरिटी का होता है, और हाउस होल्ड इनकम 3 लाख से कम हो, कोई डिपॉजिट पे लीन नहीं लगेगा, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट होगा। और दोस्तों लोन देने से पहले हाउस होल्ड इनकम वेरीफाई होती है।